अर्जुन देव ने चिल्लाया और एक बाघ और अजगर की शक्ति को साकार किया। उसने उसके सामने अपनी बाहें पार कर लीं। अपने शरीर में बाघ और अजगर के साथ वह पहाड़ों और नदियों से निडर होकर हजारों किलोग्राम के बल को तुरंत रोक सकता था। डांग, 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 डांग। उस पर उड़ने वाली अनगिनत कृपाण रोशनियां प्रकाश के अवरोध से अवरुद्ध हो गई थीं। वे लगातार कांपते रहे। अर्जुन देव ने अपनी बाहों को आगे बढ़ाया और कृपाण की सभी लाइटों को अवरुद्ध कर दिया। फुसी। कृपाण की रोशनी थोड़े समय के लिए उन तक नहीं पहुंच सकने का फायदा उठाते हुए अर्जुन देव ने अपनी 5 उंगलियों को एक तेज चाकू की तरह उसके दिल में घोंप दिया। खून तुरंत फव्वारे की तरह बह निकला, लगातार बह रहा था। क्योंकि वह चिंतित आवाज उसके दिल से आई थी, स्वाभाविक रूप से कृपाण भी उसके दिल में थी। यह जगह निश्चित रूप से एक सामान्य जगह नहीं थी। उसे कहीं न कहीं मानसिक भ्रम में होना चाहिए। हालांकि भले ही यह एक मानसिक भ्रम था, अगर कोई मर जाता है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि किसी का असली शरीर भी मर जाएगा। हालांकि अर्जुन देव के पास जुआ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हो! अचानक उसके सीने से एक चमकदार रोशनी निकली। अर्जुन देव के चेहरे पर दर्द के भाव काफी कम हो गए। फिर उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ वापस ले लिया। प्रकाश से बनी एक लड़की अर्जुन देव के दाहिने हाथ का पीछा करती हुई धीरे धीरे उनके सीने से बाहर निकल गई। जब लड़की का शरीर पूरी तरह से निकल गया तो अर्जुन देव के सीने पर लगा घाव जल्दी ही ठीक हो गया। क्या ये कृपाण मेरे हृदय में छिपा है? अर्जुन देव ने लड़की के रूप को देखते हुए खुद से बुदबुदाया। उसने एक आश्चर्य की अभिव्यक्ति प्रकट की। महारंगियुन पीक द्वंद्व युद्ध मैदान पर कृपाण के गठन के भीतर चंद्र छाया कृपाण जिसे अर्जुन देव ने उसके बगल में रखा था, अचानक बिना रुके कांपने लगे। हुआंग डांग की ध्वनि के साथ यह स्वचालित रूप से अपनी म्यान से बाहर आ गई और हवा में नृत्य करने लगी। जैसे ही लूनर शैडो कृपाण खींची, पूरे लघु प्राचीन पूर्ण कृपाण गठन ने कांपना बंद कर दिया। श्वा। अचानक अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली। उसने जमीन से धक्का दिया और हवा में छलांग लगाई। लूनर शैडो कृपाण को पकड़ लिया जो बिना रुके नाच रहा था। अर्जुन देव ने अपने दाहिने हाथ से कृपाण की मूठ को पकड़ते हुए गंभीर अभिव्यक्ति व्यक्त की। उसने अपने बाएं हाथ के तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को एक साथ रखा और धीरे धीरे उन्हें कृपाण के नीचे से टिप तक सरकाया। जैसे ही अर्जुन देव की उंगलियां कृपाण पर फिसलीं, कृपाण एक चमकदार रोशनी से जगमगा उठा। जब उसकी उंगलियां कृपाण की नोक पर फिसल गईं, तो कृपाण पर प्रकाश पहले से बहुत देदीप्यमान और चमकदार था। प्रकाश फीका पड़ने के बाद पिच ब्लैक लूनर शैडो कृपाण पूरी तरह से सफेद हो गया। कृपाण ठंडी रोशनी से टिमटिमा रहा था। ये पहले से भी तेज था। जब अर्जुन देव ने लूनर शैडो कृपाण में ऊर्जा महसूस की तो उन्होंने एक मुस्कान प्रकट की। उन्होंने कहा, आखिरकार सील थोड़ी टूट गई है। लूनर शैडो कृपाण अब एक सुपीरियर ग्रेड प्रोफाउंड रैंक वाला स्पिरिट हथियार है। यह आधिकारिक रूप से एक अवर ग्रेड पृथ्वी रैंक वाले स्पिरिट हथियार तक आगे बढ़ गया है। जब ललिता ने लूनर शैडो कृपाण को सफलतापूर्वक बदलते देखा तो उसका चिंतित चेहरा आखिरकार शांत हो गया। उसने धीरे से बाई को अपने आलिंगन से मुक्त कर दिया। भैंग, भैंग, भैंग। द्वंद्व युद्ध मैदान के मदहोश झटके आखिरकार बंद हो गए। जमीन पर दाओज वाले 500 प्राचीन कीमती कृपाण सभी ने जमीन छोड़ दी और अपनी म्यान में लौट आए। अर्जुन देव धीरे धीरे जमीन पर उतरा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और म्यान उसकी मुट्ठी में उड़ गए। उसने अपने कृपाण म्यान की ओर करते हुए अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई। क्या तुम्हें कृपाण मिली? क्या तुम कृपाण की सांस और नब्ज को महसूस कर सकते हो? ललिता ने अर्जुन देव से धीरे से पूछा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और बेबसी से कहा, मुझे यह मिल गया लेकिन मुझे कुछ खास नहीं लगा। लूनर शैडो कृपाण मेरी कल्पना से अलग है। उस घुप घने अंधेरे में जैसे ही अर्जुन देव लड़की का रूप देखने वाले थे, वह अचानक प्रकाश की अनगिनत आकृतियों में बदल गई। पूरा स्पेस गायब हो गया और वह वास्तविकता में लौट आया। ललिता ने एक संदिग्ध अभिव्यक्ति प्रकट की। वह समझ नहीं पा रही थी। उसने कहा, मुझे स्पष्ट रूप से उस जगह पर अपनी कृपाण मिल गई थी, लेकिन मैं स्वच्छ रूप से सुनने और उसके साथ संवाद करने की स्थिति में क्यों नहीं आया? अर्जुन देव ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शायद तरीका गलत है। मैं कल एक और तरीका आजमाऊंगा। हम बस इतना ही कर सकते हैं, ललिता ने सिर हिलाते हुए कहा। यह ठीक है। कोर शिष्य परीक्षा शुरू होने में अभी आधा महीना है। तुम जा सकते हो और कुछ तैयारी कर सकते हो।
महारंगियों पीक के पुस्तकालय में मार्शल तकनीकों के आदान प्रदान के लिए अपने योगदान बिंदुओं का उपयोग करो। कल मैं सुमेर को पुस्तकालय में ले जाऊंगा। तुम्हें वापस जाकर पहले आराम करना चाहिए और साथ ही इस बारे में भी सोचना चाहिए कि तुम किन मार्शल तकनीकों का आदान प्रदान करना चाहते हो। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और बेहोश बाई को अपने आलिंगन में ले लिया। उसने पूछा, बाई के साथ क्या हुआ है? सुमेर वर्मा ने कहा, यह तुम्हें बचाने के लिए पागल होना चाहता था, लेकिन मेरी बहन ने पहले इसे खटखटा दिया। भले ही वह एक कल्टीवेटर या स्पिरिट बीस्ट हो, निडर होने का बहुत बड़ा असर होगा। ये विशेष रूप से बाई के लिए था, जो अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। निडर होने के नतीजे और भी मजबूत होंगे। ये ठीक है भाइये, आपको भविष्य में बाई को कम पीना चाहिए, सुमेर वर्मा ने गंभीरता से कहा जब उन्होंने सोचा कि कैसे बाई ने पूरे पहाड़ पर उनका पीछा किया था। रात हो चुकी थी, ढलता हुआ चांद आकाश में ऊंचा लटक रहा था और तारे मंद थे। अर्जुन देव अपने प्रांगण में खड़े थे। उसके दाहिने हाथ में चंद्र छाया कृपाण था। उसने अपने बाएं हाथ पर 2 उंगलियां पकड़ी और उन्हें कृपाण के चारों ओर घुमाया। बर्फ सफेद कृपाण पर प्रकाश तेजी से देदीप्यमान हो गया। जैसे जैसे घर्षण तेज होता गया, अर्जुन देव के शरीर में सार एक अनंत धारा में कृपाण में बह रहा था। अगले ही पल कृपाण की तेज धाराएं कृपाण से निकली हवा में बेतहाशा नृत्य कर रही थीं। ये कृपाण क्यू एक नियमित कल्टीवेटर की कृपाण क्यू से भिन्न थी। तेज कृपाण क्यूई में गड़गड़ाहट की शक्ति थी। कृपाण क्यूई के साथ बिजली नृत्य कर रही थी, जिससे आंगन का पूरा आकाश भर गया था। अर्जुन देव ने अपनी उंगलियां छोड़ी और हवा में कृपाण क्यूई तुरंत गायब हो गई। थोड़ी देर तक बिजली टिमटिमाने के बाद वह भी बिना किसी निशान के गायब हो गई। उस घुप अंधेरी जगह से बाहर आने के बाद हालांकि अर्जुन देव को तलवार सुनने और उसके साथ संवाद करने की स्थिति को समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक और अज्ञात स्थिति को समझ लिया था। इसने उन्हें मार्शल ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में बिजली के साथ कृपाण क्यूई उजागर करने की अनुमति दी। इस कृपाण क्यूई की ताकत कुछ अवर ग्रेड मार्शल संत की कृपाण क्यूई से भी अधिक मजबूत थी। इसके अलावा इसकी क्षमता विकसित होने से बहुत दूर थी। अर्जुन देव ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और अपने हाथ में बर्फ सफेद चंद्र छाया कृपाण को देखा। वह संदेह से भरा हुआ था। यह पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि वह इस कृपाण को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता है। उस घुपकाली जगह में सब कुछ बहुत अजीब था। उसके बाद अर्जुन देव ने ललिता से सीखा कि यह प्राचीन कृपाण के इरादे से बना एक आध्यात्मिक स्थान था। यह एक किसान के दिल की गहराई में छिपे कृपाण के इरादे को ट्रिगर कर सकता है। अर्जुन देव को जब यह बात समझ में आई तो वह और भी उलझन में पड़ गए। लूनर शैडो कृपाण का कृपाण इरादा वास्तव में एक अपरिचित लड़की का था। हालांकि उसने उसकी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देखा, अर्जुन देव को यकीन था कि यह आउल जियाओ नहीं था। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से अर्जुन देव के चेहरे पर चमक उठी। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और अपनी साधना से जाग गए। जब वह आंगन से बाहर निकला तो उसने देखा कि सुमेर वर्मा उसका इंतजार कर रहे थे। सुमेर, आपको इंतजार कराने के लिए खेद है, अर्जुन देव ने अभिवादन किया। सुमेर वर्मा धीरे से मुस्कुराए। ठीक है, मैं अभी अभी आया हूं, मैंने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया। चलो, मैं तुम्हें पुस्तकालय में ले चलता हूं। पहाड़ी की चोटी पर चलते हुए दोनों खुशी से बातें कर रहे थे। रास्ते में बाई कहीं से भी प्रकट हो गई और अर्जुन देव के कंधे पर कूद पड़ी, जिससे सुमेर वर्मा चौंक गए। क्या हुआ? अर्जुन देव ने पूछा जब उन्होंने सुमेर वर्मा के हैरान भाव देखे। सुमेर वर्मा अजीब तरह से मुस्कुराए। कुछ नहीं, चलो अपने रास्ते पर चलते हैं। यह सही है। तुम्हारे पास कितने योगदान अंक हैं? तुम किस मार्शल टेक्निक का आदान प्रदान करने का इरादा रखते हो? अर्जुन देव ने पहले ही सोच लिया था कि कौन सी मार्शल टेक्निक का आदान प्रदान करना है। उसे अभी के लिए खेती की तकनीक की जरूरत नहीं थी। हालांकि वह अर्जुन देव की धीमी साधना गति के आधार पर बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र के पद पर स्पष्ट नहीं था, लेकिन वह जानता था कि यह बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र उसके लिए लंबे समय तक खेती करने के लिए पर्याप्त होगा। उन्हें मुट्ठी तकनीक या गति तकनीक की भी आवश्यकता नहीं थी। इसके बारे में सोचते हुए मेहरांग्यून पीक के पास कोई मार्शल तकनीक नहीं थी जो ग्रेट ड्रैगन टाइगर फिस्ट और ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट से आगे निकल गई हो। उन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन देव के पास केवल एक अच्छी कृपाण तकनीक की कमी थी। अर्जुन देव के सुधार के बाद
रशिंग थंडर कृपाण तकनीक पहले ही अवर ग्रेड अर्थ रैंक तक पहुंच गई थी। हालांकि यह बहुत सीधा था, मैन्यूवर करने के लिए कोई जगह नहीं थी। अगर वह एक या दो दुश्मनों से मिलता तो ये ठीक था। हालांकि अगर वह समान साधना क्षेत्रों वाले दुश्मनों के समूह से मिलता तो उनसे निपटना बहुत मुश्किल था। वह केवल मार्शल तकनीक का अनुकरण करने के लिए चेंजिंग कैरेक्टर फॉर्मूला का उपयोग कर सकता था। हालांकि चेंजिंग कैरेक्टर फॉर्मूला मार्शल तकनीक का अनुकरण कर सकता है, इससे पहले कि वह अपने बैटल सेज ओरिजिन्स में एक सफलता हासिल करे, उसने जिस मार्शल तकनीक की नकल की वह मार्शल तकनीकों से बहुत अलग होगी जिसे उसने विकसित किया था। इस प्रकार अर्जुन देव को तत्काल कृपाण तकनीक की आवश्यकता थी। यह सबसे अच्छा होता यदि वह एक या उससे ऊपर रैंक वाली पृथ्वी होती। गहन रैंक वाले और पीले रैंक वाले बेकार थे, वह सिर्फ समय की बर्बादी थी, इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि मेहरांगियम पीक में पृथ्वी से ऊपर कोई मार्शल तकनीक थी। यह सोचकर अर्जुन देव ने पूछा, मेहरांगियम पीक की पुस्तकालय में पृथ्वी से ऊपर मार्शल तकनीक है। मेरे पास 1000 योगदान अंक हैं, क्या ये पर्याप्त हैं? सुमेर वर्मा के सुंदर चेहरे पर एक अहंकारी मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने कहा, यदि आप अन्य पीक पर होते तो आपको अर्थ रैंक मार्शल तकनीक प्राप्त करने के लिए बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता। इसके अलावा इसके लिए बहुत सारे योगदान अंकों की आवश्यकता होती। चुनने के लिए बहुत कम अर्थ रैंक मार्शल तकनीक होती। हालांकि यह मेहरांगिन पीक में कोई समस्या नहीं है। मेहरांगिन पीक कभी स्वर्गीय कृपाण मंडप की शीर्ष चोटी थी। 7 चोटियों में इसमें सबसे पूरी मार्शल तकनीक है। 15 अर्थ रैंक मार्शल तकनीक हैं, जो मुख्य हॉल के पुस्तकालय के बाद दूसरे स्थान पर हैं। ऐसी स्थिति में जहां हेवन रैंक मार्शल तकनीक दिखाई नहीं दी, अर्थ रैंक मार्शल तकनीक पहले ही महाद्वीप की शिखर मार्शल तकनीक थी। कोई भी बड़ा कुल जिसके पास अर्थ रैंक मार्शल तकनीक होती वह कई सौ वर्षों तक समृद्ध होने में सक्षम होता। स्वर्गीय कृपाण मंडप वास्तव में 10,000 वर्षों की विरासत के साथ एक महान संप्रदाय होने के योग्य था। बस एक यादृच्छिक चोटी में पहले ही 15 अर्थ रैंक मार्शल तकनीक थीं। उनका संचय वास्तव में चौंकाने वाला था। मेरे पास केवल 1000 योगदान अंक हैं, क्या ये पर्याप्त हैं? सुमेर वर्मा शर्म से लाल हो गए। क्या तुम इस तरह का लहजा उपयोग करना बंद कर सकते हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरे पास केवल 1000 योगदान अंक हैं? तुम ऐसे बोलते हो जैसे कि 1000 योगदान अंक कुछ भी नहीं है। मैं, एक व्यक्ति जो आधे साल में 500 योगदान अंक भी नहीं कमा सकता है, इसे कैसे सहन कर सकता है? अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए। मुझे यह समझ में नहीं आता। बस मुझे बताओ कि मैं इसके लिए विनिमय कर सकता हूं या नहीं। मैं तुम्हें निश्चित रूप से बता सकता हूं कि मैं कर सकता हूं। तुम वास्तव में इसके लिए विनिमय नहीं करने जा रहे हो। तुम बस एक हस्तलिखित कॉपी उधार ले रहे हो। यह पर्याप्त है से अधिक है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर अर्जुन देव को आराम मिला। यदि ऐसा है तो उन्होंने योगदान अंगों की क्रय शक्ति को कम आंका था। कौन जानता वह एक सुपीरियर ग्रेड अर्थ रैंक मार्शल तकनीक उधार लेने में सक्षम हो। वह दोनों पहाड़ी की चोटी की तरफ बढ़ रहे थे। पहाड़ी रास्ता उबड़ खाबड़ था, लेकिन उनकी खेती के साथ यह समतल जमीन पर चलने जैसा था। वह बहुत तेजी से आगे बढ़े और जल्दी ही उन्होंने महान मंडपों और छठों का एक समूह देखा। हालांकि अभी भी उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में बहुत दूर था। दूरी कम नहीं थी, अचानक आगे चल रहे सुमेर वर्मा रुक गए। उन्होंने अर्जुन देव से पूछा, भाई ये आप मेरी बड़ी बहन के बारे में क्या सोचते हैं? इस प्रश्न की शक्ति बहुत मजबूत थी। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वह दंग रह गए और उन्होंने तेजी से चलना बंद कर दिया। बाई जो उसके कंधे पर थी लगभग गिर पड़ी। उसने सुमेर वर्मा को घूर कर देखा। सुमेर वर्मा ने अपने नुकीले दांत फैला रही और पंजे लहरा रही बाई की तरफ अनदेखी की। वह मुस्कुराता रहा और पूछा, तुम मेरी बड़ी बहन के बारे में क्या सोचते हो? अर्जुन देव ने सावधानी से कहा, यह निर्भर करता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आपका प्रश्न बहुत सामान्य है। सुमेर वर्मा धीरे से मुस्कुराए और आगे बढ़ते हुए कहा, उस मामले में मैं और विस्तार से पूछूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बड़ी बहन सुंदर है? अर्जुन देव ने कुछ देर सोचने के बाद ईमानदारी से कहा, वह बहुत चंचल है, बिल्कुल खूबसूरत है। सुमेर वर्मा जोर से हंसे और आगे बोले, तुम मेरी बड़ी बहन की मार्शल आर्ट के बारे में क्या सोचते हो? वह बहुत प्रतिभाशाली है, पुरुषों के बीच एक अजगर। फिर क्या मेरी बड़ी बहन आपके साथ अच्छा व्यवहार करती है? उसने कल प्राचीन निरपेक्ष कृपाण गठन को पूरा करने के साथ साथ अतीत में अन्य सभी चीजों को पूरा करने के लिए बहुत प्रयास किया। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। सुमेर वर्मा के चेहरे पर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। उन्होंने कहा, मान लीजिए उसके जैसी लड़की को कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके लिए लोग लड़े। वह एक दुर्लभ संसाधन होना चाहिए, है ना? अर्जुन देव ने अपना सिर हिलाना जारी रखा। वास्तव में ऐसा ही है। उस स्थिति में मैं अपनी बड़ी बहन को आपसे कैसे मिलाऊंगा? अर्जुन देव का मन गुंजार हो गया।
उसे लगा कि उसने गलत सुना है। उसने संदेह से पूछा, तुमने क्या कहा? इसे फिर से कहो। सुमेर वर्मा ने हंसते हुए कहा, क्या यह पर्याप्त स्पष्ट नहीं है? उस स्थिति में मैं इसे धीरे से कहूंगा। आप मेरे जीजा कैसे बन जाते हैं? आप समझ सकते हैं? हुची। अर्जुन देव के कंधे पर बैठी बाई ने छलांग लगाई और सुमेर वर्मा के सिर के ऊपर गिर गई। उसके बर्फ सफेद पंजे सुमेर वर्मा के सिर को लगातार खरोच रहे थे। अचानक हुई स्थिति ने सुमेर वर्मा को चौंका दिया। उसके हाथ ऊपर की ओर खींचते रहे जब उसने उत्सुकता से कहा, हिलना मत, मैंने आज सुबह ही अपने बाल बनाए हैं। ये दुखदाई है, ये दुखदाई है। आह। अंत में जितना वह खींचता था उतना ही वह भ्रमित हो जाता था। बाई की गति उसकी तुलना में बहुत तेज थी। वह बिल्कुल नहीं रह सका। असमंजस में उसने अचानक अपना संतुलन खो दिया और नीचे लुढ़क गया। सुमेर वर्मा के सवाल से अर्जुन देव का ध्यान भटक गया। जब उसने सुमेर वर्मा को बुरी तरह से चिल्लाते हुए सुना तो उसने अपनी बुद्धि वापस पा ली। हालांकि उसने पाया कि मदद करने में बहुत देर हो चुकी है। सुमेर वर्मा पहले ही बहुत दूर लुढ़क चुके थे। हालांकि पहाड़ी रास्ता उबड़-खाबड़ था, लेकिन यह खड़ा नहीं था। सुमेर वर्मा की काया के साथ वह केवल कुछ सतही घाव ही झेलते थे। अर्जुन देव बेबसी से मुस्कुराए और आगे बढ़ने के लिए मुड़ गए। जब कुछ ही दूरी पर चले गए, तो आगे बढ़ने के बाद कुछ ही देर बाद अर्जुन देव के पीछे हवा का एक झोंका आया। सुमेर वर्मा ने बाई को अपने सिर पर रख लिया था। उसका रंग पीला था और उसके बाल अस्त व्यस्त थे। वह अर्जुन देव के पास चलकर आया। बड़े भाई, ये इस छोटे पूर्वज को दूर कर दो, ये मेरे साथ मौत तक खेल रहा है। बाई सुमेर वर्मा के सिर पर बैठ गई। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। उनके बर्फ सफेद हाथ कभी कभी उसके चेहरे पर सुमेर वर्मा के माथे को थपथपाते थे। उनकी बुद्धिमान आंखें अर्जुन देव को मासूमियत से देख रही थी। यह बहुत मार्मिक था। इस छोटे से आदमी ने कुछ बुरा किया, फिर भी उसने एक निर्दोष और प्यारा रूप धारण किया। उससे नाराज होना नामुमकिन था। वह केवल उसे नीचे ले जा सकता था और उसे पहाड़ी रास्ते पर रख सकता था। सुमेर वर्मा ने अंत में राहत की सांस ली। उन्होंने अपने बालों को पीछे की ओर ब्रश किया और अर्जुन देव से कहना जारी रखा, भाई, ये आप मेरे पहले के शब्दों के बारे में क्या सोचते हैं? आपने मेरे पहले के सवालों का जवाब बहुत जल्दी दिया। हिचकिचाना बंद करो। क्या तुमने नहीं कहा कि मेरी बहन के बारे में सब कुछ अच्छा है? तुम किसके लिए हिचकिचा रहे हो? क्या तुम उसे पसंद नहीं करते? बस शब्द कहो और मैं ये तुम्हारे लिए करूंगा। मैं जा रहा हूं। एक सफेद आकृति फिर से सुमेर वर्मा की ओर उड़ी। इस बार सुमेर वर्मा तैयार था और किनारे पर मार खा गया। जब अर्जुन देव ने देखा कि बाई अभी भी गड़बड़ कर रही है, तो उसने उसे अस्थायी रूप से स्पिरिट ब्लड जेट में रख लिया। फिर उसने सुमेर वर्मा से कहा, मैं उसे पसंद करता हूं, लेकिन यह उस तरह का नहीं है। इसके अलावा मैं अभी पर्याप्त मजबूत नहीं हूं। अगर कोई है जिससे मैं प्यार करता हूं तो मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। मैं अभी केवल खेती पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। भाई लियू, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। सुमेर वर्मा ने आगे कहा, ये तुम सभी मनुष्यों के बीच ड्रैगन और फीनिक्स हो। एक साथ रहने से आपकी साधना पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आप साथ में सुधार करेंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर अर्जुन देव मुस्कुराए। वह वास्तव में सुमेर वर्मा से खुश थे। ठीक है, तुम्हें अब इससे अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बहन का ध्यान भटकाऊं ताकि तुम शांति से चंचल का पीछा कर सको। लेकिन अर्जुन देव ने अपनी मुस्कान वापस ले ली और गंभीरता से कहा, तुम्हारी बहन सही कह रही है। इस दुनिया में जहां शक्तिशाली शासन करते हैं, पर्याप्त शक्ति के बिना तुम उतावलेपन में कार्य नहीं कर सकते। तुम इसे देर या सवेर समझ जाओगे। सुमेर वर्मा बचपन से ही ललिता के संरक्षण में रहे हैं। उसे शायद पहाड़ से नीचे जाने के ज्यादा मौके नहीं मिले होंगे। वह इस दुनिया को और अर्जुन देव को भी नहीं समझता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देर या सवेर उसे नुकसान होगा। हालांकि अर्जुन देव की उम्र लगभग उनके जैसी ही थी, इसलिए वह इसे जोर से नहीं कह सकता था। वह केवल अपने दिल में सिर हिला सकता था। जब सुमेर वर्मा ने देखा कि उसकी चाल को देख लिया गया है, तो वह अजीब तरीके से हंस पड़ा। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। चलो जल्दी चलते हैं। हमने पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है। इसके बाद दोनों ने कुछ नहीं कहा। वह जल्दी से अपने रास्ते पर चले गए। जल्द ही सुमेर वर्मा के नेतृत्व में अर्जुन देव महारोंग यू पीक के पुस्तकालय में पहुंच गए। 10 से अधिक डिवाइन सेबर कैंप ब्लेड्समैन दोनों तरफ भावहीन रूप से खड़े थे। हालांकि उन्होंने अपनी मात्रा क्यों लगा ली थी, लेकिन जब वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे तो फिर भी उन्होंने एक दबाव की भावना दी। अर्जुन देव को यहाँ के डिवाइन सेबर कैंप के लोगों से मिलने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह समझ गया।
वह स्थान जहां कोई संप्रदाय या गुट अपने गुप्त मैनुअल रखता है, एक निषिद्ध क्षेत्र है। डिवाइन सेबर पैवेलियन के लिए इस जगह की रक्षा करने के लिए डिवाइन सेबर कैंप से लोगों को भेजना उचित था। शायद उसके सामने के पहरेदारों की तुलना में अधिक छिपे हुए पहरेदार थे। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को लापरवाही से बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। वह सुमेर वर्मा के पीछे चलता रहा और धीरे धीरे पुस्तकालय के दरवाजे की ओर बढ़ गया। अपनी पहचान का प्रतीक सौंपने के बाद डिवाइन सेबर कैंप ब्लिट्समैन ने कुछ नहीं कहा और उसे अंदर जाने दिया। पुस्तकालय के दरवाजे के पीछे एक लंबी लकड़ी की मेज थी। वह रेस्टोरेंट के काउंटर के समान थी। लकड़ी की मेज के पीछे एक काले रंग के कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी था। अर्जुन देव ये नहीं बता सकते थे कि वह किस साधना क्षेत्र में थे। उन्होंने चाय की एक चुस्की ली और पढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। बूढ़े ने अर्जुन देव की निगाह को महसूस किया और धीरे से किताब को अपने हाथ में रख दिया। वह अर्जुन देव पर मधुरता से मुस्कुराया। छोटे भाई, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वह थोड़ा दंग रह गया। ऐसा लगता था कि वह इस बूढ़े आदमी को नहीं जानता था। जब सुमेर वर्मा ने स्थिति को देखा तो वह आगे बढ़ा और उसने स्पष्टीकरण दिया। ये मेरे पहले चाचा हैं, ल्यू महरंग। वह 20 साल पहले घायल हो गए थे, तो आइस क्रिस्टल फ्लावर जिसे आप छीनकर वापस लाए थे, उसी ने मेरे पहले चाचा की जान बचाई थी। अर्जुन देव समझ गए। तो इससे ये मामला था। वह पिछले पीक मास्टर के समान पीढ़ी के थे। इसका मतलब था कि उसकी स्थिति पहले से ही बहुत ऊंची थी। वह उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह आगे बढ़ा और कहा, अर्जुन देव वरिष्ठ का अभिवादन करता है। अंत में मुझे तुम्हें नमन करना चाहिए। अगर यह तुम्हारे लिए नहीं होता तो मैं बहुत पहले ही अपनी जान खो चुका होता। अर्जुन देव को ल्यू महारंग की साधना का पता नहीं चल पाता था। इसके अलावा वह एक वरिष्ठ था। अर्जुन देव अपने धनुष को स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? उन्होंने जल्दी से कहा, सीनियर, बहुत गंभीर हैं। यह सिर्फ एक छोटी सी बात थी। सुमेर, उसे दूसरी मंजिल पर ले आओ। मैं आज उनके द्वारा चुने गए गुप्त मैनुअल के लिए केवल आधे योगदान अंक ही लूंगा। ल्यू महारंग ने सिर हिलाया। वो अर्जुन देव के विनम्र रवैये से बहुत संतुष्ट थे। अर्जुन देव को उम्मीद नहीं थी कि इससे ऐसा लाभ होगा। उन्होंने जल्दी से सुमेर वर्मा को धन्यवाद दिया और सुमेर वर्मा का पीछा करते हुए जल्दी से महारंग्युम पीक के पुस्तकालय की दूसरी मंजिल की ओर बढ़ गए। पुस्तकालय 2 मंजिलों में विभाजित था। पहली मंजिल येलो रैंक और प्रोफाउंड रैंक वाले गुप्त मैनुअल से भरी हुई थी। कोई ऑर्थ रैंक गुप्त मैनुअल नहीं थे। दूसरी मंजिल सुपीरियर ग्रेड प्रोफाउंड रैंक वाले गुप्त मैनुअल से भरी हुई थी। शाह, उन्होंने कहा। जब अर्जुन देव दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने पन्ने पलटने की आवाज सुनी। दूसरी मंजिल बहुत शांत थी। क्या यहां और लोग हो सकते हैं? जब अर्जुन देव ने ध्यान से देखा तो वास्तव में अन्य चोटियों के कई लोग गंभीरता से गुप्त मैनुअल चुन रहे थे। सुमेर वर्मा ने समझाया, यह अजीब मत लगता। ये संप्रदाय के मुख्य शिष्य हैं। मुख्य शिष्यों को अन्य चोटियों पर जाने और गुप्त मैनुअल चुनने का अधिकार है। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। जब उसे पता चला कि कृपाण तकनीक के लिए गुप्त मैनुअल कहाँ रखे गए थे, तो वो तुरंत चला गया और चुनना शुरू कर दिया। महारंग्युम पीक के पुस्तकालय में केवल 15 अर्थ रैंक गुप्त मैनुअल थे। खेती की तकनीकों, ताड़ की तकनीक और आंदोलन तकनीकों की अपेक्षा करते हुए अर्जुन देव ने केवल 3 अवर ग्रेड पृथ्वी रैंक वाले कृपाण तकनीकों और एक मध्यस्थ ग्रेड अर्थ रैंक कृपाण तकनीक खोजी। जहां तक सुपीरियर ग्रेड अर्थ रैंक कृपाण तकनीकों का सवाल है, एक भी नहीं था। मध्यम ग्रेड पृथ्वी कृपाण तकनीक, मुरझाया हुआ पेड़ कृपाण तकनीक, कुल 18 चालें थीं। ये 10,000 साल पुराने सूखे पेड़ के सामने एक सर्वशक्तिमान वरिष्ठ द्वारा समझा गया था। ये कृपाण तकनीक सरल और संक्षिप्त थी। ये शांत और प्रभावशाली था। कोई असाधारण या जटिल चाल नहीं थी। इसका अभ्यास करने के लिए उच्च समझ क्षमता की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि इसे सीखना आसान था, लेकिन इस पर महारत हासिल करना कठिन था। इस कृपाण तकनीक के सार के लिए मुरझाए हुए पेड़ की आयु को समझने की आवश्यकता थी, जो 10,000 वर्षों तक चुपचाप सहन करता है। तभी कोई इसे महान पूर्णता के साथ अभ्यास करने में सक्षम होगा। मुरझाया हुआ टीर कृपाण तकनीक, सिर्फ नाम से ही इस कृपाण तकनीक की शैली का पता लगाया जा सकता है। यह दृढ़ और भारी था। यह एक साधारण कृपाण तकनीक थी। यह अच्छा था, लेकिन दुर्भाग्य से यह अर्जुन देव के स्टाइल के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा अर्जुन देव की आत्मा लकड़ी की विशेषता की नहीं थी। उसके लिए महान पूर्णता तक पहुंचना मुश्किल होगा। एकमात्र मध्यम ग्रेड अर्थ रैंक कृपाण तकनीक उसके लिए उपयुक्त नहीं थी। अर्जुन देव को लगा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था। फिर उन्होंने शेष 3 अवर ग्रेड पृथ्वी रैंक कृपाण तकनीकों को देखा।
माउंटेन स्प्लिटिंग कृपाण तकनीक, अवर ग्रेड पृथ्वी रैंक कृपाण तकनीक। कुल 9 चालें थीं। ये बड़ा, क्रूर और अत्याचारी था। जब महान पूर्णता के लिए अभ्यास किया जाएगा तो पहाड़ों को विभाजित करना आसान होगा। ये स्वर्गीय कृपाण मंडप में अधिक व्यापक अवर ग्रेड पृथ्वी रैंक कृपाण तकनीकों में से एक थी। इससे पहले कई लोगों ने इसका अभ्यास किया था। जब अर्जुन देव भूमिगत थे तो उन्होंने माचेन को इसका इस्तेमाल करते देखा था। इसकी शक्ति वास्तव में असाधारण थी। कल्टीवेटर की मार्शल स्पिरिट की विशेषता के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। ये एक विकल्प था। अर्जुन देव ने धीरे से उसे नीचे रख दिया। यदि कोई अन्य विकल्प नहीं होता तो वो इसे चुनते। अर्जुन देव ने देखना जारी रखा। शेष 2 कृपाण तकनीकें विंड एंड थंडर सेबर तकनीक और लिंगविन कृपाण तकनीक थीं। विंड एंड थंडर सेबर तकनीक एक सुपीरियर ग्रेड गहन लैंक की कृपाण तकनीक थी। हालांकि इसका अभ्यास करने के लिए इसकी बहुत अधिक आवश्यकताएं थीं। इसका अभ्यास करने के लिए दोहरे श्रेड वाली मार्शल स्पिरिट होनी चाहिए थी। ऐसी काया वाले बहुत कम लोग थे, इसलिए ये बहुत लोकप्रिय नहीं थी। इसलिए इसे अवर ग्रेड प्रोफाउंड रैंक में पदोन्नत कर दिया गया था। लिंगविन कृपाण तकनीक में कुल 18 चालें थीं। ये लिंगविन पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर स्वर्गीय कृपाण मंडप के एक वरिष्ठ द्वारा बनाई गई थी। 100 साल तक इसकी खेती करने के बाद 100 मीटी श्रृंखला की देखभाल करते हुए वो अचानक इसे समझ गए। दुर्भाग्य से यह कृपाण तकनीक एक पूर्ण कृपाण तकनीक नहीं थी। अर्जुन देव को पता नहीं क्यों, लेकिन उन्होंने इस कृपाण तकनीक की आखिरी 3 चालों को नष्ट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप ये कृपाण तकनीक, जो मूल रूप से एक शिखर सुपीरियर ग्रेड अर्थ रैंक कृपाण तकनीक के बराबर थी, को अवर ग्रेड पृथ्वी रैंक में पदोन्नत कर दिया गया था। क्योंकि इसमें अंतिम 3 चालों की कमी थी, इसलिए ये एक पूर्ण मार्शल तकनीक नहीं थी। इसके अलावा इसकी समझ के लिए बहुत अधिक आवश्यकताएं थी। इसलिए विंड एंड थंडर सेबर तकनीक की तरह बहुत कम लोगों ने इसका अभ्यास किया। 4 कृपाण तकनीकों में से मुरझाई हुई लकड़ी कृपाण तकनीक मेल नहीं खाती थी। विंड एंड थंडर सेबर तकनीक की बहुत अधिक आवश्यकताएं थी। अर्जुन देव केवल माउंटेन स्प्लिटिंग कृपाण तकनीक और लिंगविन कृपाण तकनीक में से ही चुन सकते थे। इन दोनों कृपाण तकनीकों के नाम बड़े दिलचस्प थे। एक का नाम माउंटेन स्प्लिटिंग और दूसरे का नाम माउंटेन रेंज था। अर्जुन देव को पता नहीं क्यों, लेकिन माउंटेन स्प्लिटिंग कृपाण तकनीक, जिसका उन्होंने महान पूर्णता के लिए अभ्यास किया था, लिंगविन पर्वत श्रृंखला को विभाजित करने में सक्षम होगी, जिसका उन्होंने महान पूर्णता के लिए अभ्यास किया था। दोनों कृपाण तकनीकों के अपने अनूठे बिंदु थे। हालांकि लिंगविन कृपाण तकनीक उच्च स्तर पर थी। हालांकि समझ के लिए अधिक आवश्यकताएं थी और अंतिम 3 चालों को नजरअंदाज कर दिया गया था, इसलिए माउंटेन स्प्लिटिंग कृपाण तकनीक के लिए जितने लोग इसे अभ्यास नहीं कर रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव ने लिंगविन कृपाण तकनीक को उठा लिया। मैं इसे चुनूंगा। हालांकि माउंटेन स्प्लिटिंग कृपाण तकनीक पूर्ण संस्करण है, लेकिन स्वर्गीय कृपाण मंडप में बहुत से लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं। यह बहुत सामान्य है। लिंगविन कृपाण तकनीक उसके लिए अधिक उपयुक्त थी। हालांकि इसमें समझ की अधिक आवश्यकताएं थी। अर्जुन देव के पास बहुत सी चीजों की कमी थी। हालांकि उनमें समझ की कमी थी। वो इस लिंगविन कृपाण तकनीक को अच्छी तरह से अभ्यास न कर पाने से नहीं डरता था। कौन जानता था, अपनी वर्तमान समझ के साथ उसके लिए अंतिम 3 चालों को स्वयं समझना भी संभव हो सकता है। अपना मन बनाने के बाद अर्जुन देव ने लिंगविन कृपाण तकनीक के माध्यम से पलटना शुरू कर दिया। कुछ पन्ने पलटने के बाद उन्होंने परिचय पढ़ना समाप्त कर दिया। हालांकि उन्होंने पाया कि केवल रिक्त कन्ने थे। मरिडन संचालन मार्ग, मानसिक खेती की विधि, चालों के नाम, कुछ भी नहीं था। अर्जुन देव ने अन्य गुप्त मैनुअलों को पलटा और पाया कि वे वैसे ही थे। केवल मोटे परिचय थे और बाकी सभी रिक्त पन्ने थे। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन देव को मामले की जड़ समझ में आ गई। अधिकांश कल्टीवेटरों की याददाश्त बहुत अच्छी थी। यदि यहाँ की सभी साधना तकनीकों को पूरी तरह से दर्ज किया जाए तो वे इन्हें आधे दिन में याद कर सकते हैं। वे आधे दिन में एक मार्शल तकनीक को याद कर सकते थे। इसके अलावा फोटोग्राफिक मेमोरी के साथ प्रतिभाएं थी। वे शायद एक दिन में संग्रह मंडप के सभी मार्शल तकनीकों को याद करने में सक्षम होंगे। इसे देखते हुए मार्शल तकनीकों के आदान प्रदान के लिए योगदान बिंदुओं का उपयोग करने का नियम बेकार हो जाएगा। गुप्त मैनुअल प्राप्त करना उसकी कल्पना से कहीं अधिक परेशानी भरा होगा। लिंगविन कृपाण तकनीक को दूर रखने के बाद अर्जुन देव ने सुमेर वर्मा को नहीं देखा। वो लौटने की जल्दी में नहीं था, इसलिए वो दूसरी मंजिल के आसपास घूमने लगा। अर्जुन देव किताबों की रायकों के आसपास घूमने लगे। कभी कभी वे विभिन्न मार्शल तकनीकों के माध्यम से पलटते थे। परिचय को देखना अपने क्षितिज को व्यापक बनाने का एक तरीका था। भविष्य में यदि वो ऐसे किसी दुश्मन से मिलता है जो इस प्रकार की मार्शल तकनीक का अभ्यास करता है, तो वो इसका एक मोटा अंदाजा लगाने में सक्षम होगा। जब वो इधर उधर घूम रहे थे तो अर्जुन देव ने एक बुकशेल्फ के कोने में एक अजीब मार्शल तकनीक की खोज की।
सरलीकृत नौ कृपाण स्वर्गीय विनाशक गठन के पीछे एक नोट था। यह गुप्त मैनुअल अभी भी सिद्धांतित होने की प्रक्रिया में था। इसे अभी तक पूर्ण नहीं किया गया था। यह केवल संदर्भ के लिए था। नौ कृपाण स्वर्गीय विनाशक गठन। क्या यह स्वर्गीय कृपाण मंडप की 3 महान संरचनाओं में से एक नहीं है? यह यहाँ क्यों है? इसके अलावा यह एक सरलीकृत संस्करण है। अर्जुन देव की दिलचस्पी बढ़ गई थी। उसने जल्दी से उसे उठाया और पलट दिया। दुर्भाग्य से यह अन्य मार्शल तकनीकों के समान ही था। 9 सेवर हेवनली एक्सटर्मिनेटिंग फॉर्मेशन के सरलीकृत संस्करण का केवल एक मोटा परिचय था। इसमें संचालन का विस्तृत तरीका नहीं लिखा गया था। अर्जुन देव, क्या आपने अपनी मार्शल तकनीक को चुन लिया है? सुमेर वर्मा ने पीछे से टहलते हुए पूछा। अर्जुन देव ने सावधानी से सरलीकृत मार्शल तकनीक को दूर रखा। जब उन्होंने सुमेर वर्मा के हाथ में गुप्त मैनुअल देखा तो वो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। आपके हाथ में जो है वह पृथ्वी रैंक वाला गुप्त मैनुअल प्रतीत होता है। सुमेर वर्मा ने सिर हिलाया और कहा, यह एक निम्न श्रेणी की पृथ्वी रैंक की खेती की तकनीक है। यह कंट्रीब्यूशन अंक हैं जो मैंने पिछले आधे साल से जेड मिडन पीक में एक कार्यवाहक के रूप में काम करने से अर्जित किए हैं। इस बार मैं इसे मुख्य शिष्य परीक्षा से पहले उपयोग कर सकता हूं। उन दोनों के बोलने के बाद वो सीढ़ियों से नीचे चले गए। सीढ़ियों के शीर्ष पर 20 वर्षों का एक व्यक्ति था। उसने गंगियों की काश्तकारों के भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उसका चेहरा काफी सुंदर था, लेकिन उसने एक भयानक ताबादी थी। जब सुमेर वर्मा ने इस व्यक्ति को देखा तो उसके भाव बदल गए। उसने आश्चर्य से कहा, वांगरोंग, तुम वापस कब आए? जब वांगरोंग ने सुमेर वर्मा का रूप देखा तो उसने धीरे से मुस्कुराया। उन्होंने तिरस्कार की अभिव्यक्ति प्रकट की। मैं अभी वापस आया हूं। 1 साल के बाद तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। नहीं, तुम पहले से भी कमजोर हो गए हो। एक तरफ हट जाओ। वांगरोंग ने लापरवाही से अपनी हथेली से सुमेर वर्मा के कंधे को धक्का दिया। ऐसा लगता था कि वो ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन सुमेर वर्मा का शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे धकेल दिया गया। हुह! अर्जुन देव ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना दाहिना हाथ सुमेर वर्मा की पीठ पर रख दिया, जिससे बल बेअसर हो गया। तभी सुमेर वर्मा ने धीरे धीरे खुद को स्थिर किया। उनकी अभिव्यक्ति कुछ भद्दी थी जब उन्होंने धीमी आवाज में अर्जुन देव को धन्यवाद दिया। वांगरोंग मंद मुस्कुराया। उसकी आंखों में उपहास का एक निशान प्रकट हुआ। उसने कहा, जितना मैंने सोचा था उससे भी तुम कमजोर हो। तुम एक भी झटका नहीं झेल सकते। अति मत करो वांगरोंग, यह महारांग यूपीक है, सुमेर वर्मा ने गुस्से में कहा। वांगरोंग मंद मुस्कुराया और कहा, क्या मैंने कुछ किया? मैं बस तुम्हें जाने दे रहा था। मुझे दबाने के लिए महारांग यूपीक के नाम का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। तुम एक मुख्य शिष्य भी नहीं हो, तुम योग्य नहीं हो। वांगरोंग, अर्जुन देव ने इस नाम को अपने दिल में कई बार दोहराया। उसे लगा कि जैसे उसने यह नाम पहले सुना है, लेकिन वह इसे याद नहीं कर सकता था और इसे परेशान नहीं किया जा सकता था। वांगरोंग ने ठंडी सूंघी और सुमेर वर्मा के पास से गुजर गया। जब वो अर्जुन देव के पास पहुंचे तो अचानक रुक गया। उसने अपना सिर पीछे घुमाया और मजाक उड़ाया। मैं भूल गया, आपको मुख्य शिष्य की स्थिति की परवाह नहीं है। आखिरकार आपके पास एक शक्तिशाली बड़ी बहन है जो आपकी रक्षा कर रही है। आपकी रैंकिंग कितनी भी गिर जाए, आपको पहाड़ से नहीं खदेड़ दिया जाएगा। जब अर्जुन देव ने रैंकिंग शब्द सुने तो उसे आखिरकार याद आ गया कि वांगरोंग कौन थे। वह एक निर्दयी व्यक्ति था जो हॉल ऑफ कंट्रीब्यूशन में 20वें स्थान पर था। अर्जुन देव ने उस दिन केवल उसकी एक झलक देखी थी, इसलिए उसके मन में उसके बारे में ज्यादा प्रभाव नहीं था। उसे तुरंत याद नहीं आया। हालांकि अर्जुन देव को नहीं पता था कि सुमेर वर्मा को इस व्यक्ति से क्या दुश्मनी थी। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच कोई गंभीर घटना हुई थी। जिस क्षण वो मिले बारूद की गंध बहुत तेज थी। सुमेर वर्मा का रंग पीला पड़ गया। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसकर बांध ली और उसके माथे पर नसें उभर आईं। वह खंडन करने के लिए कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। जब वांगरोंग ने देखा कि सुमेर वर्मा ने कुछ नहीं कहा तो उसे उबाऊ महसूस हुआ। उसने ठंडी सूंघी और अपना सिर पीछे किए बिना आगे बढ़ गया। भूम! शांत मंडप में एक विस्फोट हुआ। यह अचानक घरण की गड़गड़ाहट की तरह था, जिससे पूरा मंडप कांपने लगा। अर्जुन देव के शरीर में एक भयंकर बाघ की छवि विलीन हो गई। उसके शरीर की सभी हड्डियां चटक गईं। वांगरोंग की पीठ पर मुक्का मारते ही एक जोरदार दहाड़ हुई। जैसे ही गड़गड़ाहट की ताली बजी, वांगरोंग को तुरंत मरणशील इरादे और भयानक मुट्ठी की हवा का एहसास हुआ। सोचने के लिए कोई भी समय के बिना झांग ज्वैन तेजी से मुड़ा, अपना दाहिना हाथ खींचा और मुक्का मारा। धमाम! वांगरोंग को लगा कि उसका हाथ सुन्न हो गया और अत्यधिक दर्द हुआ। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया और उसके शरीर में की और खून बढ़ गया। उसकी आकृति दूसरी मंजिल पर उतरी। अर्जुन देव का मुक्का बिना किसी चेतावनी के आया। इसके अलावा वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे थे। एलिमेंट्री ग्रेड अर्थ रैंक फिस्ट टेक्निक के साथ जुड़े 6000 किलोग्राम बल पहाड़ छोड़ने वाले क्रूर बाघ में बदल गया। संकीर्ण गलियारे में वांगरोंग को अपनी कमर पर लंबी कृपाण खींचने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा उसने अर्जुन देव के मांस शरीर की ताकत को कम आंका था। उसने सर पर हमला किया और एक पल में एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। धड़-धड़! वांगरोंग ने अर्जुन देव की भयंकर शक्ति को विक्षेपित करते हुए जमीन पर तेजी से ठोकर मारी। तुरंत दूसरी मंजिल पर सभी बुकशेल्फ बिना रोके हिलने लगे। शेल्फ पर गुप्त मैनुअल जमीन पर गिर गए।
वह वांगरोंग है जो विंड क्लाउड सूची में 20वें स्थान पर है। वह अपने समय का अधिकांश हिस्सा बाहर खेती करने में बिताता है। वह वापस क्यों आया है? इसके अलावा वह किसी से लड़ रहा है? वांगरोंग को चुनौती देने के लिए इतना साहसी कौन है? पिछले वर्ष रैंकिंग युद्ध में वांगरोंग के तरीके सबसे क्रूर थे। उन्हें ऐसे परवाह नहीं थी कि वो एक ही संप्रदाय में है। उसने किसी को मार भी दिया था। यदि उसकी प्रतिभा बहुत अधिक नहीं होती तो उसे बहुत पहले पहाड़ से खदेड़ दिया गया होता। यह विंड क्लाउड सूची में शीर्ष 20 में से कोई एक होना चाहिए, अन्यथा कोई भी उसे उकसाने की पहल करने का हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा उसने इतना बड़ा हंगामा किया। शांत दूसरी मंजिल तुरंत शोर मचाने लगी। जो लोग गुप्त मैनुअल चुन रहे थे वो सभी बाहर आ गए। जब उन्होंने वांगरोन का उपस्थिति देखा तो वे सभी अतुल्य रूप से आश्चर्यचकित रह गए। तथाकथित विंड क्लाउड सूची रैंकिंग हाल की पृष्ठभूमि पर सुनहरे लाकर से बना हुआ साइन बोर्ड था। 500 स्थानों के लिए प्रतियोगिता पूरे स्वर्गीय कृपाण मंडप में सबसे तेज थी। जो लोग अपना नाम उस पर छोड़ने में सक्षम थे वे सभी प्रतिभाशाली थे। स्वर्गीय कृपाण मंडप के बाहर ऐसा व्यक्ति किसी क्षेत्र का अधिपति बन सकता है और दुनिया को हिला सकता है। इसलिए इस रैंकिंग को विंड क्लाउड सूची भी कहा जाता है। जो लोग टॉप 20 में प्रवेश करने में सक्षम थे वे प्रतिभाओं के बीच प्रतिभा थे। उन्हें मामूली प्रतिभा कहा जा सकता है। वांगरोंग ऐसी ही एक मामूली प्रतिभा थी। वांगरोंग के साथ आखिर कौन लड़ रहा है? सभी बहुत ज्यादा जिज्ञासु थे। उन सभी ने सीढ़ियों की तरफ देखा। वे जानना चाहते थे कि नीचे वाला आदमी कौन है और उसे विश्वास कहाँ से मिला। ताओ, थैंक यू। शुक्रिया। अर्जुन देव धीरे धीरे ऊपर चला गया। उसकी आकृति धीरे धीरे सबके सामने आ गई। जब सभी ने अर्जुन देव की उपस्थिति देखी तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो वांग रोंग को चुनौती देंगे। महारंग्यू पीक के अर्जुन देव, ये वास्तव में वो है। हर कोई हैरान रह गया। एक व्यक्ति जिसने आधे साल से भी कम समय पहले आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश किया था, उसने वास्तव में वांग रोंग को चुनौती दी, जो विंड वो क्लाउड लिस्ट के शीर्ष 20 में था। वांग रोंग का चेहरा गुस्से से भर गया था। जैसे ही वो अपनी कृपाण खींचने वाला था, उसने पाया कि उसका दाहिना हाथ उसकी बात नहीं सुन रहा था। जब उसने इसे चेक किया तो वह चौंक गया। उसके दाहिने हाथ के छिद्रों से खून के छोटे छोटे मोती बह रहे थे। कुछ समय में उसके दाहिने हाथ के ठीक होने का कोई चांस नहीं था। वांग रोंग ने अपने दिल में श्राप दिया। धिक्कार है, वे बहुत लापरवाह था। इसके पंच में कितनी ताकत थी। उसका पूरा दाहिना हाथ उसकी नहीं सुन रहा था। वांग रोंग कृपाण तकनीकों में सबसे कुशल थे। उन्होंने पहले कभी अपने भौतिक शरीर को प्रशिक्षित नहीं किया था। उनके पास कम समय में अपने दाहिने हाथ में अधिक सार इकट्ठा करने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए वो ताकत के मामले में अर्जुन देव के लिए एक मुकाबला नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझ पर चुपके से हमला कर दो? मैं तुम्हें कीमत भुगताऊंगा। अर्जुन देव पर चिल्लाते हुए वांग रोंग का चेहरा गुस्से से भर गया। वांग रोंग का पहाड़ पर लौटने से पहले ही वे शिखर पर पहुंच चुका था, अवर ग्रेड मार्शल सेंट। हालांकि उसने अर्जुन देव पर ध्यान दिया था, लेकिन उसने देखा कि अर्जुन देव केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर थे। इसलिए उन्हें उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये व्यक्ति उस पर चुपके से हमला करेगा। इसके अलावा उसकी ताकत इतनी मजबूत थी कि वह अपने दाहिने हाथ को विकलांग करने में सक्षम था। अर्जुन देव, उसे चोट मत पहुंचाओ, तुम उसके लिए एक मैच नहीं हो। सुमेर वर्मा ने दौड़कर अर्जुन देव को रोक दिया। उसने कहा, उसकी खेती तुम्हारी खेती से बहुत ऊंची है। भले ही तुम अभी पीड़ित हो, लेकिन तुम उसे भविष्य में संभाल नहीं पाओगे यदि वह तुम्हारे साथ परेशानी की तलाश में आता है। जब अर्जुन देव ने सुमेर वर्मा का चिंतित भाव देखा तो उन्होंने अपने दिल में आह भरी। वह बहुत भोला है। अब जबकि मैंने उसे घायल कर दिया है तो एक द्वेष पहले से ही बन चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं उसे जाने दूं तो वांग रोंग भविष्य में मेरे साथ परेशानी की तलाश में नहीं आएगा? वांग रोंग के चरित्र को देखते हुए क्या वह बदला नहीं लेगा? इस दुनिया में अगर किसी को अपने हर काम में अति सतर्क रहना पड़े, इस और उससे डरना पड़े, तो जीना बहुत घुटन देने वाला होगा। जिस क्षण से अर्जुन देव ने एक कदम उठाने का निश्चय किया, उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं सोचा। इस व्यक्ति ने उसके सामने उसके दोस्त का अपमान किया था और उसका मजाक उड़ाने की चाल भी उठाई थी। अगर जीत की कोई संभावना नहीं होती तो अर्जुन देव चुपचाप सहना पसंद करते। हालांकि अब जबकि दूसरे पक्ष को हराने का मौका था, तो अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया तो वे अपने अंतरात्मा के विरुद्ध जा रहा था। जहां तक भविष्य में बदला लेने की बात है, जब तक वे इसके बारे में सोचता तब तक उसका प्रतिद्वंदी दूसरी मंजिल पर होता था। अगर वह कोई कदम उठाना चाहता तो कोई मौका नहीं होता। वह केवल इसका पछतावा कर सकता था। अर्जुन देव हमेशा से ही निर्णायक थे। एक बार जब वह कुछ तय कर लेते थे तो वह एक कदम उठाने में हिचकिचाते नहीं थे। वह अपनी बिजली तेज ताकत का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदी को हरा देते थे। क्या तुम जीवन भर इस व्यक्ति की छाया में रहना चाहते हो? अर्जुन देव ने वांग रोंग को घूरा। उसका हार मानने का इरादा नहीं था।
जब सुमेर वर्मा ने यह सुना तो वे दंग रह गए। उसके चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति थी। हालांकि तुम और मैं उसके लिए एक मैच नहीं हैं। वह तेन्हान कृपाण मंडल में एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में विंड एंड खेंडर सेबर तकनीक का अभ्यास किया है। डांग डांग डांग, कहीं से कुछ आकृतियां प्रकट हुईं। लियू महारंगियों की आकृति धीरे धीरे नीचे उतरी। उसने वांग रोंग की ओर ठंडे स्वर में देखा और कहा, जाओ, महारंगियों पीक में फिर से मत आना। जब वांग रोंग ने लियू महारंगियों की बातें सुनी तो उन्हें लगा जैसे वह एक भारी बोझ से छुटकारा पा गए हों। वो कुछ बार उछला और जल्दी ही सबकी नजरों से ओझल हो गया। उसने पहले अर्जुन देव की आंखों में बेरहमी को साफ देखा था। वांग रोंग जो इधर उधर भटक रहा था, वह इस निगाह से बहुत परिचित था। अतीत में उसने जिन महान डाकुओं को देखा था, उन सब की आंखें एक जैसी थीं। वे ठंडी और भावनाहीन थीं, हत्या में निर्णायक थीं। वांग रोंग का मानना था कि यदि सुमेर वर्मा भी यहाँ होते तो वे इस व्यक्ति को रोक नहीं पाते। तेन्हान कृपाण मंडल में वांग रोंग उसे मारने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि वह उसे कुछ महीनों के लिए बिस्तर पर रख सकता था। मैं ऐसे व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ सकता, नहीं तो भविष्य में अनंत परेशानी होगी। पहाड़ से नीचे जाने के बाद मुझे उसे मारने का अवसर ढूंढना होगा। वांग रोंग की आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक उठा, जैसे ही उसने दृढ़ता से सोचा। वांग रोंग को जाते देखकर अर्जुन देव को यह अफसोस हुआ। वह बहुत स्पष्ट था कि वांग रोंग किस तरह का व्यक्ति है। मूल रूप से वह उसे घायल करके कुछ महीनों के लिए बिस्तर पर रखने के लिए तैयार था। हालांकि क्योंकि लियू महारंगियों ने बात कही थी, इसलिए अर्जुन देव के लिए एक कदम उठाना उचित नहीं था। वह केवल भविष्य में और सावधान हो सकता था और वांग रोंग के बदला लेने से बच सकता था। अर्जुन देव और सुमेर वर्मा पहली मंजिल पर गए और लियू महारंगियों को उनके द्वारा चुने गए सिक्त मैनुअल सौंप दिए। लियू महारंगियों अर्जुन देव द्वारा सौंपे गए सिक्त मैनुअल प्राप्त करने से पहले वे सुमेर वर्मा से निपटना चाहते थे। जब लियू महारंगियों ने पहला सिक्त मैनुअल देखा तो उनके चेहरे पर थोड़ा सा चौंक गया था। उन्होंने कहा, लिंगियुन कृपाण तकनीक, यह एक अपूर्ण पृथ्वी रैंक की कृपाण तकनीक है। इसके अलावा इसमें समझने की क्षमता की उच्च आवश्यकता है। छोटे भाई, क्या तुम वास्तव में यह चाहते हो? अर्जुन देव ने सिर हिलाया। वरिष्ठ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये निर्णय बड़ी सोच विचार के बाद लिया है। ये देखकर कि अर्जुन देव इतना निश्चित था, तो लियू महारंगियों ने उसके मनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अर्जुन देव को तलाशा और 400 कंट्रीब्यूशन अंक मांगे। उसके बाद अर्जुन देव ने लिंगयुन कृपाण तकनीक का सिक्त मैनुअल और एक जड़ी पट्टी निकाली। उस पर खून की एक बूंद टपकाओ और मेरे पीछे दोहराओ, फिर ये सिक्त मैनुअल तुम्हारा होगा। अर्जुन देव ने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था। फिर उन्होंने अर्जुन देव के बाद दोहराया, मैं अर्जुन देव अपने हृदय के डेमन की कसम खाता हूं कि मैं लिंगयुन कृपाण तकनीक कभी किसी और को नहीं सिखाऊंगा जो मैं सीखता हूं। अगर मैं इस शपथ पर वापस जाता हूं तो मुझे अपने हृदय के डेमन से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। मैं अपना मेरिडियन तोड़ दूंगा और मर जाऊंगा। अर्जुन देव मन ही मन आश्चर्यचकित थे। कितनी विशैली शपथ है। इसलिए तेन्हान कृपाण मंडल सिक्त मैनुअल को दूसरों को सिखाने से रोकने के लिए इस तरह की विधि का इस्तेमाल करता है। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं इसे दूसरों को सिखाऊं तो क्या इसका ऐसा प्रभाव होगा। भले ही ये प्रभावी हो या ना हो, अर्जुन देव इसे आसानी से आजमाते नहीं। वह जड़ी पट्टी थोड़ी अजीब थी। पछताने से बेहतर था कि वे सुरक्षित रहें। अगर शपथ सच होती है तो पछताने का कोई मौका नहीं होगा। लियू महारंगियों ने उसके हृदय के डेमन को शपथ दिलाने के बाद लिंगयुन कृपाण तकनीक का सिक्त मैनुअल अर्जुन देव को सौंप दिया। फिर उसने अर्जुन देव से दूसरा सिक्त मैनुअल प्राप्त किया और सिक्त मैनुअल का नाम देखा। लियू महारंगियों मदद नहीं कर सके और एक मुस्कुराहट दिखाई। उन्होंने कहा, छोटे दोस्त, तुमने इसे क्यों चुना? यह मार्शल टेक्निक नहीं लगती है ना? अर्जुन देव ने सिर हिलाया। मैं जानता हूं। मैं बस इसका अध्ययन करना चाहता हूं। तेन्हान कृपाण मंडल की 3 महान कृपाण संरचनाएं दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। कौन जाने, मैं शायद सादृश्य से कुछ समझने में सक्षम हो जाऊं। लियू महारंग ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। अगर ऐसा है तो मुझे आपको निराश करना होगा। हालांकि इस पुस्तक को 9 सेबर हेवनली एक्सटर्मिनेटिंग फॉर्मेशन का सरलीकृत संस्करण कहा जाता है, लेकिन इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यह पुस्तक 9 सेबर हेवनली एक्सटर्मिनेटिंग फॉर्मेशन पर आधारित है। हालांकि यह बहुत शक्तिशाली है। इसे सख्ती से सहयोग करने के लिए समान खेती के 9 काश्तकारों की आवश्यकता है। आवश्यकताएं बहुत ऊंची हैं और यह केवल सिद्धांत रूप में मौजूद है।
गठन के प्रभारी व्यक्ति के अलावा अन्य 8 लोगों को इस व्यक्ति की बाह की तरह होने की आवश्यकता है। उन्हें बिना किसी हिचकिचाहट या रुकने के स्वतंत्र और स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने की जरूरत है। यदि कोई असंगति है तो गठन तुरंत विफल हो जाएगा और प्रतिक्रिया का कारण बनेगा। अर्जुन देव ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव चमक उठा। उन्होंने कहा, ओल्ड सीनियर, आप इतने स्पष्ट रूप से कैसे जानते हैं? लियू महारंग ने मंद मुस्कुराते हुए कहा, मैं प्रतिभाशाली नहीं हूं, लेकिन मैंने ही इस किताब को लिखा था। तो यह ऐसा है, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इससे इतना परिचित है और इसे इतने स्पष्ट रूप से जानता है। अर्जुन देव ने कहा, उस स्थिति में मैं सीनियर की बात सुनूंगा और इस किताब को नहीं देखूंगा। एक क्षण रुकिए। लियू महारंग ने अर्जुन देव को रोका और उन्हें 9 सेबर हेवनली एक्सटर्मिनेटिंग फॉर्मेशन का एक पूर्ण सरलीकृत संस्करण सौंपा। कभी कभी इसे देखना ठीक है, कौन जानता है आप भविष्य में समाधान ढूंढने में सक्षम हो सकते हैं। अर्जुन देव थोड़ा दंग रह गए। इसे प्राप्त करने और लियू महारंग को धन्यवाद देने के बाद वह तुरंत पुस्तकालय से बाहर निकल गए। पुस्तकालय के बाहर सुमेर वर्मा पत्थर के सीढ़ियों पर अकेले बैठा हुआ था। उसकी अभिव्यक्ति बहुत अकेली थी। वह शायद अभी भी वांगरोंग की वापसी के बारे में सोच रहा था। अर्जुन देव उसकी तरफ चला गया। वह यह नहीं जानता था कि सुमेर वर्मा को वांगरोंग से किस तरह का द्वेष था, इसलिए वह यह नहीं जानता था कि उसे कैसे सांत्वना दी जाए। कभी कभी झटका या धक्का लगना ठीक था। यह तब तक ठीक था जब तक कोई अपमान से सीख सके और बहादुरी से आगे बढ़ सके। लेकिन अर्जुन देव को नहीं पता था कि सुमेर वर्मा इसका पता लगा पाएंगे या नहीं। वह इस झटके से उभरने में असमर्थ होता तो वह केवल एक हृदय दानव विकसित करता और उसकी साधना रुक जाती। भाइये, आपने गुप्त मैनुअल प्राप्त कर लिया। चलिए पहाड़ से नीचे चलते हैं। पहले मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। जब सुमेर वर्मा ने अर्जुन देव के पदचाप को सुना तो वह उठा और मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया। अर्जुन देव ने उसके कंधे को थपथपाया और कहा, हम दोस्त हैं, मेरी मदद करना ही सही है। नीचे जाते समय सुमेर चुप था। वह उतना खुश नहीं था जितना वह पहली बार पहाड़ पर आने पर था। वे दोनों चुपचाप पहाड़ से नीचे उतर गए। जरा रुकिए। उन दोनों के कुछ देर चलने के बाद अचानक उनके मन में एक आवाज आई। वे रुक गए और नजरों का आदान प्रदान किया। वे एक दूसरे की आंखों में संदेह का एक निशान देख सकते थे। अचानक सुमेर वर्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि वह आवाज के साथ संवाद कर रहे हों। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और अर्जुन देव से कहा, मेरे बूढ़ा चाहता है कि तुम शिखर पर जाओ, वह तुमसे मिलना चाहता है। सुमेर वर्मा के पिता महारंगिन शिखर के पिछले शिखर मामी, वह व्यक्ति जो दिव्य हथियार को नियंत्रित करता था और शिखर पर रहता था, तक अर्जुन देव थे। वह वास्तव में ऐसा करना चाहता था। वह अर्जुन देव से पूछेगा कि वह कियो और अर्जुन देव से क्यों मिलना चाहता है। भाई कियो, मैं अर्जुन देव से मिलना चाहता हूं। क्यों? अर्जुन देव ने यही सोचा था कि आप उन्हें अपने पास क्यों बुलाना चाहते हैं। रियलाइज दैट ही हैज द थंडर किंग्स टैलिस्मैन। वेल, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस। What is this enthusiasm for? वह सब्र करेगा कि पता नहीं कैसे मिलना चाहता है। लियू गठन के बारे में इसने इसे सरलता से बताया ही नहीं। लियू सेबर क्लेहेम, वह दोनों हंसने लगे। अर्जुन देव चेन ने सिर हिलाया। नो वे सिमित मांग, उसने कोई बात नहीं की। उसने अर्जुन देव को समझाया कि वह उससे क्यों मिलना चाहता है। वह इसमें सुधार करने में मदद करेगा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। उन्होंने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट का निष्पादन किया और पहाड़ के रास्ते पर धावा बोल दिया। पलक झपकते ही वह कुछ 100 मीटर की दूरी पर पहुंच गया। सुमेर वर्मा ने अर्जुन देव को गायब होते देखा। वह बुदबुदाया, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं। कुछ महीने पहले उसकी ताकत लगभग मेरे जैसी ही थी। अब मैं उसके आर पार बिल्कुल नहीं देख सकता हूं। वह वांगरोंग के खिलाफ भी लड़ने में सक्षम हो सकता है। जब सुमेर वर्मा ने वांगरोंग के बारे में सोचा तो उसने घृणा और असहायता की अभिव्यक्ति प्रकट की। महारंग्युन शिखर 4 से 5,000 मीटर ऊंचा था। जो जितना ऊंचा गया, रास्ता उतना ही खड़ा हो गया। अंत में अब कोई पूरा रास्ता नहीं बचा था, केवल एक खड़ी चट्टान थी। पहाड़ की चोटी पर बादल छाए हुए थे। तेज हवा चली, जिससे लोगों के कपड़े फड़फड़ाने लगे। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा। चट्टान चिकनी थी और अभी भी 1 किलोमीटर की ऊंचाई थी। उसे शक्ति उधार लेने के लिए उपयुक्त जगह नहीं मिली। स्मॉल परफेक्शन ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट उड़ नहीं सकती थी। अर्जुन देव केवल गुरुत्वाकर्षण मंत्र का उपयोग करके पहाड़ की चोटी पर उड़ सकता था। हजारों मीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण मंत्र का उपयोग करने से बहुत सारे सार की समाप्ति हुई। इसके अलावा तेज हवा चली। यह अंतिम भाग बहुत धीमा था। अर्जुन देव को ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। वह यह नहीं जानता था कि सुमेर वर्मा पास्ट में वहां कैसे पहुंचने में कामयाब रहा था। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद अर्जुन देव जमीन पर मजबूती से उतरा।
पहाड़ की चोटी पर एक बूढ़ा आदमी चट्टान पर पालथी डालकर बैठा हुआ था। उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह चट्टान के साथ एक हो गया हो। चट्टान के बगल में दिव्य हथियार था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था। इसे चुपचाप एक लकड़ी के बक्से में रखा गया था जो बहुत ही साधारण लग रहा था। अर्जुन देव हमेशा से बूढ़े की पहचान के बारे में उत्सुक था। उसका एक अनिश्चित अनुमान था। अब जब उसने बूढ़े आदमी को देखा तो उसने उसे सावधानी से आकार दिया, लेकिन उसने पाया कि बूढ़ा आदमी उसकी स्मृति में व्यक्ति से अलग था। इस प्रकार के निष्कर्ष पर पहुंचने पर किसी कारण से अर्जुन देव ने राहत की सांस ली। बूढ़े ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और अर्जुन देव की ओर देखा। वह मंद मुस्कुराया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। थंडर किंग के उत्तराधिकारी, क्या मैंने जो म्यान आपको दिया है वह उपयोगी है? यह सुनकर अर्जुन देव चौंक गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। उसने बूढ़े आदमी को देखा और कहा, तो यह वास्तव में तुम हो? थंडर किंग की पहचान अर्जुन देव की सबसे संवेदनशील पहचान थी। जब उसने इस व्यक्ति को फिर से इसका उल्लेख किया तो उसने जल्दी से अपना दाहिना हाथ सबर की मूठ पर रख दिया। उसने अपनी आभा को एकत्र किया और किसी भी क्षण कदम उठाने के लिए तैयार हो गया। बूढ़ा मंद मुस्कुराया और कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो उस दिन तुम्हें यह म्यान न देता, अन्यथा एल्डर्स असेंबली के लोगों ने थंडरवुड स्वॉर्ड की आभा को बहुत पहले ही भांप लिया होता और तुम्हें मौके पर ही मार डालता। हालांकि अर्जुन देव ने ऐसा कहा, लेकिन उसने अपनी सतर्कता बिल्कुल भी कम नहीं की। अपना जीवन किसी और के हाथों में होने की भावना ने उसे बहुत असहज महसूस कराया। अगर अर्जुन देव बूढ़े आदमी को दूसरे तरीके से समझता, अगर बूढ़ा आदमी उसे नुकसान पहुंचाना चाहता तो उसे बस इतना ही करना होता कि अर्जुन देव की पहचान की घोषणा कर दी जाए और उसे एक आपदा का सामना करना पड़ सकता था। अर्जुन देव ने उदासी से कहा, उस मामले में आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ मुझसे मिलना चाहते हैं? बूढ़े ने अर्जुन देव के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, हालांकि मैं कॉइलिंग माउंटेन रॉक को अपने पैरों के नीचे नहीं छोड़ सकता हूं, लेकिन हेवनली सेबर पवेलियन में जो कुछ भी होता है वह मेरी आंखों से छिपा नहीं है। जिस चट्टान पर मैं बैठा हूं उससे नहीं छोड़ सकता? अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को बढ़ाया और उस चट्टान को ध्यान से देखा जिस पर बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। जब उन्होंने इसे अपने आध्यात्मिक ज्ञान से स्कैन किया तो अर्जुन देव के दिमाग में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता था। कॉइलिंग माउंटेन रॉक पर बूढ़े आदमी के शरीर के चारों ओर लताओं की तरह काले तंबू लिपटे हुए थे। जाल बेहद भयानक थे। उन्होंने एक काली राक्षसी क्यों दी? अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस ले लिया और फिर से देखा। हालांकि उन्होंने पाया कि सब कुछ सामान्य था, उसने कुछ भी नहीं देखा। तो यह मामला था उस समय जब ब्यून पीक के सॉन्क्यू यहां अपना रास्ता मारने के लिए आया तो बूढ़ा आदमी मदद करने में असमर्थ था। इसका कारण शायद ये काले जाल थे। तम्मो ने अर्जुन देव को जो एहसास दिया वह लाश के राजा की छाप के समान था जो पहले ही उनके शरीर में दिखाई दिया था। जब बूढ़े ने अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावनाओं को महसूस किया तो उनकी आंखों में कुछ आश्चर्य था। कितनी मजबूत आत्मा ऊर्जा है, यह पहले से ही मेरे जितनी मजबूत है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वह इसका उपयोग करने में मुझसे भी अधिक कुशल है। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें हटा लीं और उदासीनता से कहा, आप जो देख सकते हैं वह मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक व्यक्तिगत तौर पर स्वर्गीय सेबल मंडप में आया था। मैं केवल तलवार को सुनना और उसके साथ बात करना सीखने आया था। मैं स्वर्गीय सेबल मंडप में कोई परेशानी नहीं पैदा करूंगा। वरिष्ठ, कृपया मेरे थंडर किंग के उत्तराधिकारी के रूप में मेरी पहचान का उल्लेख न करें। बूढ़े आदमी के भाव नहीं बदले। वह धीरे से मुस्कुराया और कहा, स्वर्गीय सेबल मंडप में मेरी आंखों से कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता है। इतना कहने के बाद वह बूढ़ा थोड़ी देर के लिए रुक गया। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले अर्जुन देव को गहराई से देखा। इसमें वह सब कुछ शामिल है जो स्पिरिट वेन रियल में हुआ था, जो कि जड़ी बूटियों का क्षेत्र है। इस बार अर्जुन देव पूरी तरह से हैरान रह गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस व्यक्ति द्वारा भूमिगत दुनिया में इस तरह के रहस्य की खोज की जाएगी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि स्वर्गीय सेबल मंडप में जो भी हुआ वह इस व्यक्ति के नियंत्रण में है? बूढ़े ने आगे कहा, इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। हालांकि मैं स्वर्गीय सेबल मंडप में सब कुछ देख सकता हूं, लेकिन मैं बिना किसी कारण के किसी पर नजर नहीं रखूंगा। इससे बहुत सारी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। मेरा अधिकांश ध्यान स्वर्गीय सेबल मंडप में स्थानिक दरार पर केंद्रित है। मेरे पास आपकी परवाह करने का समय नहीं है। मैंने आपको स्पिरिट वेन रियल में इसलिए देखा क्योंकि मुझे स्वर्गीय भेड़िया जाति के राक्षस राजा से निपटना था। इसलिए मैंने अपनी आत्मा ऊर्जा में से कुछ को विभाजित कर दिया। अर्जुन देव को और भी सहज महसूस हुआ। हालांकि वह अभी भी समझ नहीं पाया कि आप इतनी देर से बात कर रहे हैं, आपने अभी तक मुझे यह नहीं बताया कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं। युवक, अधीर मत होइए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल कुछ शब्दों से समझाया नहीं जा सकता है। बूढ़े आदमी का भाव नहीं बदले। उन्होंने उदासीनता से कहा, चूंकि आपको मेरे स्वर्गीय सेबल मंडप के एक वरिष्ठ से लाभ मिला है और मेरी बेटी ने आपको तलवार सुनना और उसके साथ बात करना सिखाया है, तो क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकता हूं? मदद? अर्जुन देव ने यह सवाल पूछने में हिचकिचाया नहीं। एक एहसान मिलने के बाद उसे चुकाना पड़ता है, यह बिल्कुल सही समझ में आता था।
उन्होंने अपने हाथ जोड़े और कहा, जब तक कि यह मेरी क्षमताओं के भीतर है तो मैं मदद करने को तैयार हूं। हालांकि स्वर्गीय सेबल मंडप के पास प्रतिभाएं से भरी पड़ी है। मदद के लिए उन्हें मेरे जैसे प्यादे की किस तरह की कृपा की आवश्यकता है? यह सवाल था जिसे लेकर अर्जुन देव वास्तव में उलझन में थे। अर्जुन देव इतने अहंकारी नहीं थे। उनकी वर्तमान शक्ति के साथ स्वर्गीय सेबल मंडप में उनसे बहुत अधिक शक्तिशाली लोग थे। वह नहीं समझ पा रहे थे कि बूढ़ा आदमी उनसे मदद क्यों मांगेगा। इसलिए अर्जुन देव ने नजर डाली, वह तभी मदद करेंगे जब यह उनकी क्षमताओं के भीतर होगा। अगर यह उनकी क्षमताओं से परे होता तो वे चाहकर भी मदद नहीं कर पाते। स्वाभाविक रूप से यह आपकी क्षमताओं के भीतर है। इसके अलावा यह कुछ ऐसा है जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। आज अपना वादा याद रखना। बूढ़ा आदमी वास्तव में अर्जुन देव से किस तरह की मदद चाहता था, अर्जुन देव को पता ही नहीं चला कि वह शिखर से कब प्रस्थान किया। बस बूढ़े ने आज का वादा याद रखने को कहा था। बिना किसी कारण के वादा करते हुए अर्जुन देव कुछ उदास थे। हालांकि समय आवश्यक था। जब वह द्वंद्व युद्ध के मैदान में पहुंचा तो उसने तलवार को सुनना और लेखता की मदद से उत्सुकता से उसके साथ संवाद करना समझा। उदास रहने का समय नहीं था। जब वह रात में अपने आंगन में लौटा तो लिंग्विन कृपाट तकनीक सीखते हुए उसने उत्सुकता से खेती करना शुरू कर दिया। हर दिन समय बहुत तेजी से बीत रहा था। उनके पास आराम करने का लगभग कोई समय नहीं था। खेती के अलावा खेती अधिक थी। उसी समय स्वर्गीय सेबल मंडप की वार्षिक कोर्शिष्य परीक्षा ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। पूरा स्वर्गीय सेबल मंडप कठोर खेती की स्थिति में प्रवेश कर गया। कुछ कोर शिष्यों ने भी आराम करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इसका कारण था कि नियमों के अनुसार कम रैंक के कोर शिष्यों को सामान्य शिष्यों से लड़ना पड़ता था। अगर वे लड़ते तो उन्हें अपने मूल शिष्य का दर्जा खो देना होगा। ऐसा नियम उनके लिए प्रेरणा का एक रूप था। उन्होंने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। लिंग्विन पर्वत श्रृंखला तेन्यू पीक एक जंगल में तेन्यू पीक की वर्दी पहने एक युवक शिष्य अपनी कृपाण का अभ्यास कर रहा था। उसकी कृपाण सीटी बजाई और एक तेज रोशनी दी, जिससे तेज हवा चलने लगी। एक पल में वह व्यक्ति एक तितली की तरह अपने पंख फैला रहा था, फुर्तीला और सुंदर। अगले ही पल वह कुड़ते गुड़ की तरह था, जो सब कुछ पर नीचे से देख रही थी। जहां कृपाण की रोशनी पार गई वहां घास नष्ट हो गई, पेड़ के तने झुक गए, पत्तियां जमीन पर नाचने लगी और पंखुड़ियां गिरने लगी। चिरकालीन शॉकिंग क्लाउड। अचानक युवक चिल्लाया और अपनी कृपाण से काट दिया। कृपाण पर कृपाण की रोशनी एक पतली रेखा में संघनित हो गई और शू की आवाज के साथ बाहर निकली। कृपाण क्यों की एक पतली रेखा पहले और पतली होती गई, जब तक कि वह इतनी पतली नहीं हो गई कि उसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता था, जैसे कि वह गायब हो गई हो। हालांकि युवक ने संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। उसने अपनी कृपाण को ह्वांगडांग की आवाज के साथ मयान में रख दिया। जैसे ही कृपाण मयान में गई, बूम, इस व्यक्ति के सामने 500 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा में सभी पेड़ आधे में कट गए। पेड़ लगातार गिरते रहे। यह भी खत्म नहीं हुआ था। अचानक कृपाण क्यों की एक पतली रेखा उसके सामने दिखाई दी। ये वही कृपाण लाइट थी जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह पहले गायब हो गई थी। जैसा ही सभी पेड़ गिर गए, वह एसयूडेड आवाज के साथ फैल गई। पानी के खुले पर्दे की तरह उसने हवा में लहरों की एक परत बनाई। हर जगह जहां पर यह पार गई वहां आसपास के सभी पेड़ सीधे पाउडर में नष्ट हो गए, धूल में बदल गए, जो आकाश को भर देती और हवा के साथ नाचने लगी। महान कृपाण तकनीक। भूरे रंग के वस्त्रधारी एक बूढ़ा आदमी धीरे से जंगल से बाहर चला आया। वह तेन्यू पीक पर मार्शल तकनीक सिखाने का आभारी तीसरे बुजुर्ग थे। जब युवक ने बूढ़े आदमी को देखा तो उसने जल्दी से सम्मानपूर्वक कहा, तीसरे बुजुर्ग, आप बहुत विनम्र हैं। तीसरे बुजुर्ग ने एक फीकी मुस्कान प्रकट की और धीरे से कहा, झांगली, मैं विनम्र नहीं हो रहा हूं। पिछले कुछ सौ सालों में आप पहले व्यक्ति हैं जो लिंग्विन कृपाण तकनीक का अभ्यास करने और 16वें स्टेप को अपने दम पर समझने में सक्षम रहे हैं। यद्यपि आप मेरे तेन्यू पीक को बीच में शामिल कर लें, मेरी विचार में आपकी समक्षमता और प्रतिभा पूरे स्वर्गीय सेबल मंडप में शीर्ष 10 में रैंक करती है। इसके अलावा आपने अपनी दैनिक साधना में ढील नहीं दी, आपने अपनी प्रतिभा को बर्बाद नहीं किया। यह व्यक्ति युनयांग शहर के झांग परिवार के मुखिया के बेटे झांग लाई थे, जिन्होंने अर्जुन देव की जगह संभाली थी। बुजुर्ग की प्रशंसा सुनकर झांग लाई के चेहरे पर भी मुस्कान आई, लेकिन उनका स्वर अभी भी विनम्र था। तीसरा एल्डर बहुत दयालु है। मेरे पास अभी भी कई क्षेत्र हैं जिनमें मुझे सुधार करने की आवश्यकता है। तीसरे बुजुर्ग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, विनम्र होना अच्छा है। हालांकि ये कृषि का अहंकारी हो सकता है, लेकिन उनके पास एक ऊंचा चरित्र होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरे टीआनयू पीक को इस मुख्य शिष्य परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने में मदद करें। क्या आप ये कर सकते हैं? झांग लाई ने गहरी आवाज में कहा, यह शिष्य निश्चित रूप से अपने मिशन को पूरा करेगा और टीआनयू पीक के लिए सम्मान को प्राप्त करेगा। बहुत अच्छा। इस चिरस्थायी चौंकाने वाले बादल में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। आकलन में अभी 7 दिन बाकी हैं। आपको टीआनयू पीक पर दैनिक विशेष प्रशिक्षण में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। महान उपलब्धि क्षेत्र में चिरस्थायी चौंकाने वाले बादल को समझने पर ध्यान दें। उस समय आपके समान क्षेत्र में कोई भी आपका मैच नहीं होगा। तीसरे एल्डर ने झांगलाई को देखते हुए कहा। यह सुनकर झांगलाई के चेहरे पर एक हर्षित अभिव्यक्ति प्रकट हुई। उसने कुछ ही थोड़े समय के लिए चिरस्थायी चौंकाने वाले बादल को समझा था। अगर वह इसमें महारत हासिल करना चाहता था तो उसे अभी भी समय की आवश्यकता थी। अभी ये कहा जा सकता है कि तीसरे एल्डर ने उसकी बहुत मदद की थी। बहुत बहुत धन्यवाद तीसरे बुजुर्ग। समय आने पर मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा।
महारंग्यून चोटी के पीछे के पहाड़ों में एक घने जंगल में अर्जुन देव ने अपनी कृपाण को होंग डांग ध्वनि के साथ मयान किया। उसके सामने 1 किलोमीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा में सभी पेड़ आधे में कटे हुए थे। प्रकाश का एक पानी जैसा पर्दा फैल गया और आसपास के सभी पेड़ पाउडर में कुचल दिए गए, जो हवा में चीख पुकार के साथ नृत्य कर रहे थे। लिंग्यून कृपाण तकनीक वास्तव में एक शिखर पृथ्वी रैंक की कृपाण तकनीक होने के योग्य है। इसकी ताकत हेवन रैंक वाली कृपाण तकनीक से ज्यादा कमजोर नहीं है। अगर मैं आखिरी 2 चालों को समझ सकता हूं, तो मुझे आश्चर्य है ये कितनी मजबूत होगी। जैसे ही अर्जुन देव ने जंगल के दृश्य को देखा, वह गहराई से द्रवित हो गया। बहते हुए फूल का सेवन करने के बाद समझ में वृद्धि अर्जुन देव की कल्पना से भी बहुत अधिक थी। इस लिंग्यून कृपाण तकनीक को समझने की बहुत अधिक आवश्यकता थी। अर्जुन देव ने केवल 1 सप्ताह का उपयोग किया था। आज रात उसने अनजाने में लिंग्यून कृपाण तकनीक की 16वीं चाल को समझ लिया था। तथा कथित चिरस्थायी चौंकाने वाला बादल एक ट्विटर का ऊर्जा का एक पंक्ति में वापस लेना था, फिर उसे अनंत रूप से फैलाना था, फिर यह हिंसक रूप से फट जाता। तो इस स्थिति में अगला कदम चोटी के आसपास घुमाना का क्या मतलब था? अर्जुन देव एक पेड़ के सहारे झुक गया और गहरी सोच में पड़ गया। स्वर्गीय कृपाण मंडप लिंग्यून पर्वत श्रृंखला बेचन पीक एक पत्थर के जंगल में नंगे हाथों वाले एक हट्टे कट्टे युवक ने अपने सुडौल शरीर को देखा। वह नंगे हाथ था क्योंकि वह पत्थर के जंगल में कृपाण तकनीक की 8 चालों का अभ्यास कर रहा था। उसके बगल में एक बूढ़ा व्यक्ति भावहीन होकर देखता रहा। उसके हाथ में कृपाण नहीं थी, लेकिन उसने कृपाण तकनीक की 8 चालों का अभ्यास किया। स्वीप, हैक, पुश, स्क्रैप, स्वीप, काटना, काटना और छेदना। यह ऐसा था जैसे वह अपनी मयान से खींचा गया एक बहुमूल्य कृपाण हो, जो एक तेज रोशनी बिखेर रहा हो और एक जानलेवा इरादा प्रकट कर रहा हो। श्यू, उसने कदम आगे बढ़ाया और अपनी हथेली को कृपाण के रूप में इस्तेमाल किया। फिर उसने अपने सामने 2 मीटर ऊंची चट्टान को काट डाला। शुआ, कोई गड़गड़ाहट की आवाज नहीं आई। चट्टान टोफू की तरह थी और एक कोने को मोड़ दिया गया था। श्यू, कुछ और चालों के बाद उसकी हथेलियां इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि उनकी छायाएं भी नहीं देखी जा सकती थीं। फिर उसने अपनी हथेलियों को पीछे हटा लिया और धीरे से हवा का एक झोंका फूंका। 2 मीटर लंबा शिलाखंड एकदम से बिखर गया और अनगिनत छोटे पत्थरों में बदल गया। जमीन पर गिरते ही वह हिल गया। जब बगल के बूढ़े ने यह सब देखा तो उसने अपने भावहीन चेहरे पर मुस्कान प्रकट की। उसने कहा, अपने शरीर को कृपाण के रूप में प्रयोग करते हुए 10 साल तक एक दिन की तरह खेती करना। अब आपने अंततः अपनी कामना को छोटी पूर्णता पर स्थिर कर लिया है, बुरा नहीं। युवक के चौकोर चेहरे के भाव नहीं बदले, कोई खुशी या दुख नहीं था। वह लकड़ी के एक टुकड़े की तरह था। दुर्भाग्य से मेरी कामना का क्षेत्र बहुत धीमा है। इस वर्ष 19 वर्ष की आयु में भी मैं केवल एक अवर ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर हूँ। 19 वर्ष की आयु में अवर ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर के दायरे में पहुंचना, पहाड़ के नीचे की दुनिया में ऐसी प्रतिभा को तो एक प्रतिभावान माना जाता, चाहे वह कहीं भी जाए। हालांकि स्वर्गीय कृपाण मंडप में जहां प्रतिभाएं पहाड़ को भर देती हैं, ऐसी प्रतिभा बहुत खराब थी। इसके अलावा संप्रदाय से निष्कासित होने का खतरा था। स्वर्गीय कृपाण मंडप के नियमों के अनुसार यदि कोई 25 वर्ष की आयु तक अवर ग्रेड मार्शल संत के दायरे तक पहुंचने में सक्षम नहीं होता था, तो उसे आंतरिक संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाता था। यदि कोई लिंग्यून पर्वत श्रृंखला में खेती जारी रखना चाहता है, तो उसे हर महीने एक निश्चित मात्रा में आत्मा पत्थरों का भुगतान करना होता था। बूढ़े आदमी ने कहा, म्यूहंग, जिस दिन से तुमने यह रास्ता चुना है, तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुमने कौन सा रास्ता चुना है। तुम्हें आम लोगों के एकांत को सहना होगा। यदि तुम 30 वर्ष की आयु से पहले कुछ हासिल कर सकते हो, तो तुम्हें आभारी होना चाहिए। तुम्हारे जीवन का पहला हिस्सा कुछ नहीं होना तय था। म्यूहंग ने अधूरे वामन के द्वारा अपनी भैंस पर एक अलग रास्ता चुना। वह आधी मार्ग की ओर चला। उसने अपने दाव को साबित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग किया। उसने अपने सार को कल्प किया, फिर पूरी तरह से छोड़ दिया और भौतिक शरीर की शक्ति की खेती की। खुद को एक असाधारण तीक्ष्णता वाले बहुमूल्य कृपाण में परिष्कृत किया। मार्शल कला के चरम पर पहुंचने के कई रास्ते थे। अधिकांश कल्टीवेटर्स ने हथियारों का उपयोग करके या अपनी मुट्ठियों पर भरोसा करके अपने दाव को साबित करने का फैसला किया। उन्होंने हर तरह की कृपाण तकनीकों, तलवार की तकनीकों, मुट्ठियों की तकनीकों की खेती की। उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर तरह की कल्टीवेटिंग तकनीकों का उपयोग किया। वे मार्शल कला के शिखर पर चढ़ने के लिए हथियारों और मुट्ठियों की अपनी समझ पर भरोसा करते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मार्शल आत्मा को संघनित नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने सार को पूरी तरह से छोड़ दिया और अपने भौतिक शरीर को संयमित करने की कोशिश की। उन्होंने अपने भौतिक शरीर का उपयोग करते हुए अपने दाव को साबित किया। जहां तक म्यूहंग ने जो रास्ता चुना था, उसके लिए उसने अपने दाव को साबित करने के लिए अपने शरीर का उपयोग किया। उसने जो रास्ता चुना वह अन्य दोनों की तुलना में बहुत ज्यादा कठिन था। हालांकि एक बार जब वह सफल हो गया तो उसका नाम दुनिया को हिला देगा।
एक कहावत है कि यदि तुम रोते नहीं हो तो तुम एक शानदार उपलब्धि से दुनिया को चौंका दोगे। यदि तुम उड़ते नहीं हो तो तुम एक छलांग लगाकर आकाश में उड़ जाओगे। यह कृपाण सम्राट का सिद्धांत था जो उस समय इस रास्ते पर वापस चला गया था। म्यूहंग ने कपड़ों का एक सेट निकाला जिसे उसने चट्टान पर रखा था। उसने बूढ़े आदमी से धीरे से कहा, पिताजी, मैं इस बार मुख्य शिष्य परीक्षा में भाग लेना चाहता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति प्रकट की, तुम मुख्य शिष्य परीक्षा में भाग लेना चाहते हो? बेचन पीक के पीक मास्टर के रूप में मेरी स्थिति के साथ तुम्हें परीक्षा में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक मुख्य शिष्य का दर्जा तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। म्यूहंग ने उदासीनता से कहा, मैं बस खुद को साबित करना चाहता हूँ। इन सालों में मैंने बहुत सारी अफवाहें सुनी है। क्या वे सब यही नहीं कह रहे हैं कि तुमने कचरा बेटा पाला है? मैं इस परीक्षा में पहला स्थान लेकर उन्हें दिखाऊंगा। बूढ़ा मंद मंद मुस्कुराया और लापरवाही से कहा, नीच व्यक्ति की बातों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस ठीक से खेती करनी है। आपकी भविष्य की उपलब्धियां इतनी महान होंगी कि पूरा महाराष्ट्र आपके पद चिन्हों पर नहीं टिक पाएगा। बीचेन पीक के पीक मास्टर के बोलने के बाद वो मुड़ा और चला गया। म्यूहैंग कुछ हद तक असंतुष्ट था। उसने पुकारा, पिताजी, मुझे अपनी योग्यता साबित करनी है। मैं अपनी असली ताकत को समझने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ना चाहता हूं। बूढ़ा रुक गया और गहरी सोच में आ गया। थोड़ी देर बाद एक आवाज आई, मुझे इसके बारे में सोचने दो। जैसे जैसे वार्षिक कोर्स शिष्य परीक्षा की तारीख नजदीक आती गई, पूरे लिंग्यून पर्वत श्रृंखला में माहौल तेजी से भारी होता गया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। जल्द ही परीक्षा से पहले केवल 3 दिन बचे थे। महारैंग्यून पीक द्वंद्व युद्ध मैदान। ललिता ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और पूछा, फिर से फेल? अर्जुन देव धीरे धीरे प्राचीन पूर्ण कृपाण संरचना से बाहर निकल गया। वो फूट फूट कर मुस्कुराया और कहा, मैं किनारे को छूने में कामयाब रहा, हालांकि मैं अभी भी दरवाजा खोलने में असमर्थ हूं। लगभग आधे महीने तक ललिता ने सभी प्रकार के तरीकों का उपयोग किया था। अर्जुन देव को तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करने की स्थिति को समझने में जबरदस्ती मदद करने की कोशिश की थी, हालांकि वे सभी असफलता में समाप्त हो गए। इसका कोई असर नहीं हुआ। केवल एक चीज जिसका कोई असर पड़ा वो थी प्राचीन पूर्ण कृपाण गठन। दूसरी स्थिति जिसे अर्जुन देव ने समझा, उसमें काफी सुधार हुआ। जब वो इस गड़गड़ाहट की स्थिति को समझना जारी रखता था तो अर्जुन देव को अस्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उन्होंने तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करने के किनारे को छू लिया है। हालांकि वो निश्चित नहीं कर सका। इस प्रकार से उन्होंने इस पद्धति को अपने तक ही सीमित रखा। जब ललिता ने यह सुना तो वो कुछ निराश हो गई। उन्होंने कहा, प्राचीन काल से मैंने कभी नहीं सुना कि किसी ने तलवार को सुनने और बाहरी शक्ति के साथ उसके साथ संवाद करने को समझा है। शायद मैं शुरुआत में बहुत आशावादी था, या शायद मैं बहुत बेकार हूं। जब अर्जुन देव ने स्थिति देखी तो उसने जल्दी से उसे सांत्वना दी। बड़ी बहन रुयू, आप पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हैं। वो ऐसा नहीं कहता, नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। जब ललिता ने यह सुना तो उसने कड़वी मुस्कान प्रकट की। उन्होंने कहा, कोर्स शिष्य परीक्षा के लिए अभी 3 दिन और हैं। जाओ और तैयारी करो। अगले कुछ दिनों तक तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करने को समझने की कोशिश मत करो। मैं इस समय का उपयोग अन्य तरीकों के बारे में सोचने के लिए करूंगा। यह सुनकर अर्जुन देव ने सिर हिलाया। मुख्य शिष्य परीक्षा का दिन नजदीक आ रहा था। यह उसके लिए घर बसाने का और पिछले कुछ दिनों में उसने जो कुछ सीखा था उसे संक्षिप्त करने का समय था। अर्जुन देव, क्या तुम फिर से असफल हुए? सुमेर वर्मा हाथ में तलवार लिए धीरे धीरे आगे बढ़े। उस दिन सुमेर वर्मा के पहाड़ की चोटी से नीचे आने के बाद यह स्पष्ट था कि वो सामान्य से अधिक मेहनत कर रहे थे। उन्होंने पिछले आधे महीने से महारंगीन चोटी नहीं छोड़ी थी। ललिता को यह अचानक बदलाव अजीब लगा। उसने अर्जुन देव से पूछा कि क्या हो रहा है। अर्जुन देव को लगा कि सुमेर वर्मा नहीं चाहते कि उनकी बहन इसके बारे में जाने, तो इसलिए वो यही कह सकता है कि उसे नहीं पता। अर्जुन देव ने बेबसी से सिर हिलाया। उसने कुछ सोचा और अपनी यूनिवर्स रिंग से एक बहता हुआ हल्का फूल निकाला और सुमेर वर्मा को सौंप दिया। ये तुम्हारे लिए है। परीक्षा से पहले ये तुम्हारी मदद करने में सक्षम होना चाहिए। सुमेर वर्मा ने बहता हुआ हल्का फूल प्राप्त किया जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। उसने संदेह से पूछा, यह कौन सा फूल है? कितनी घनी खुशबू है? एक घनी खुशबू फैल गई और तुरंत ललिता का ध्यान आकर्षित किया। जब ललिता ने सुमेर वर्मा के हाथों में बहता हुआ हल्का फूल देखा तो उसने आश्चर्य के भाव प्रकट किए। वो चली गई और आश्चर्य से पूछा, बहता हुआ हल्का फूल? अर्जुन देव, तुम्हें यह कहां से मिला? अरे, ये कोई साधारण बहता हुआ हल्का फूल नहीं है। ये अमर ग्रेड के करीब एक प्राकृतिक खजाना है। ललिता कुछ देर रुकी। उसके चेहरे के भाव आश्चर्य से सदमे में बदल गए। उसने सुमेर वर्मा के हाथों से बहता हुआ हल्का फूल छीन लिया और अर्जुन देव को सौंप दिया। अर्जुन देव, यह बहता हुआ हल्का फूल बहुत कीमती है।
सुमेर इसे तुमसे स्वीकार नहीं कर सकता। बहता हुआ हल्का फूल। सुमेर का विवर्ती बदल गया। पौराणिक बहता हुआ हल्का फूल जो किसी की समझने की क्षमता को बढ़ा सकता है, जिससे व्यक्ति का पुनर्जन्म हो सकता है। अर्जुन देव ने अपना हाथ हिलाया और एक और बहता हुआ हल्का फूल निकाला। मुझे ये भूमिगत संयोग से प्राप्त हुआ है। मैं पहले ही एक का सेवन कर चुका हूं, इसे जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। बड़ी बहन रुयू के लिए मार्शल किंग के माध्यम से तोड़ने के लिए अभी भी एक बचा है। मैं इसे अभी आपको भी दे दूंगा। ललिता कभी दिखावे वाली व्यक्ति नहीं थी। पूरी कहानी सुनने के बाद उसने उसे प्राप्त किया और कृतज्ञतापूर्वक अर्जुन देव से कहा, हम भाई बहन तुम पर एक एहसान उड़ाते हैं। सुमेर वर्मा का विवरण गंभीर हो गया। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और अर्जुन देव पर मुक्का मारा। भाई, मैं इस एहसान को याद रखूंगा। इस बहते हुए हल्के फूल के साथ मुझे वर्ष के अंत तक मैं मार्शल सन तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। कौन जानता है, मैं इन 3 दिनों में कुछ समझ सकता हूं। मैं माउंटेन स्प्लिटिंग कृपाण तकनीक का अभ्यास कर सकता हूं और एक मुख्य शिष्य बनने के लिए परीक्षा पास कर सकता हूं। 3 दिन बाद महारैंग्यून पीक के पीछे के पहाड़ में ट्विस्ट एंड टर्न्स। जंगल के भीतर अर्जुन देव अपने मूल स्थान पर बने रहे। वो मुड़ा और तेजी से आगे बढ़ा। उसके हाथ में तलवार ने एक चाप खींचा और आसपास के वातावरण में एक मजबूत शक्वे दिखाई दी, जो लूनर शैडो कृपाण के सफेद ब्लेड की ओर बढ़ी। अर्जुन देव के शरीर की आभा निरंतर संघनित होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव के पीछे एक छोटी पहाड़ी दिखाई दी। उसकी आभा अचानक शिखर पर पहुंच गई, मानो वो पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हो। ये ठीक नहीं है। ट्विस्टिंग रोड अराउंड पीक का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। अर्जुन देव ने अचानक दिल में सिर हिलाया। पीक के चारों ओर घुमावदार सड़क का मतलब है जब स्थिति एक डेड एंड पर पहुंच जाती है और अचानक एक अप्रत्याशित अंत प्रकट होता है। लेकिन अब मैं जिस अवधारणा को कार्यान्वित कर रहा हूं, वो बस एक निराशाजनक स्थिति में आ गई है। इसके बजाय इसकी भव्य आभा क्रूर है और ये विजय रूप से आगे बढ़ रही है। इस तरह से पीछे मुड़ने के लिए जगह कैसे हो सकती है? अर्जुन देव के दिल में संदेह पैदा हो गया और जो आभा उन्होंने बटोरी थी वो भी बाहर निकल गई। उसके पीछे का छोटा पहाड़ भी तुरंत शून्यता में विलीन हो गया। अर्जुन देव ने कृपाण म्यान की ओर सीधे खड़े हो गए। उसका रंग कुछ पीला पड़ गया था। ये इस कदम को पूरा करने में विफल रहने का बैकलैश था। कोई बात नहीं, ऐसा लगता है कि अभी समय नहीं आया है। ये बस एक मुख्य शिक्षा परीक्षा है। मेरी ताकत के साथ, भले ही मैंने लिंग्यून शिवर तकनीक के 16वें जादू को नहीं समझा हो, ये मेरे लिए पास करने से काफी है। अगली सुबह ललिता और सुमेर वर्मा अर्जुन देव के आंगन में पहले ही पहुंच गए। एक हरी चिड़िया उन दोनों के बगल में चुपचाप उतरी। चलो, मैं तुम्हारे साथ मुख्य शिष्य परीक्षा में नहीं जाऊंगा। सुमेर को स्थान पहले से पता है। मैं तुम सभी को शुभकामनाएं देती हूं। अर्जुन देव ने उस हरी चिड़िया पर छलांग लगाई जिस पर सुमेर वर्मा सवार थे। हरी चिड़िया ने बेरहमी से पंख फड़फड़ाए, जिससे आकाश में उड़ते ही एक बड़ा झटका लगा। उसने उगते हुए सूरज का स्वागत किया और पूरब की ओर उड़ गई। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।